बीएड सहित सभी साइकोलॉजी के बच्चे को इस चैनल पर, इस वीडियो में, इस क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसको कहते हैं कॉन्टेक्चुअल इश्यूज। कॉन्टेक्चुअल इश्यूज को हिंदी में प्रासंगिक मुद्दे कहते हैं या संविदात्मक इश्यूज या संविदात्मक मुद्दे कहते हैं। इसमें हम लोगों को दो चीजें पढ़नी है कॉन्टेक्चुअल इश्यूज में। पहला का नाम है लर्निंग साइकोलॉजी विदाउट बर्डन और दूसरा का नाम है डेवलपिंग हेल्थ एटीट्यूड। डेवलपिंग हेल्थ एटीट्यूड और दूसरा है लर्निंग साइकोलॉजी विदाउट बर्डन। विदाउट बर्डन की जो बात है, बिना बोझ किए हुए पढ़ने का मतलब है वह पॉजिटिव होता है और इसीलिए मनोविज्ञान में एक है पॉजिटिव साइकोलॉजी। क्या है? पॉजिटिव साइकोलॉजी का जितने भी अवधारणाएं हैं, सिद्धांत है, वो अगर पढ़ेंगे तो हम पॉजिटिव ही रहेंगे। तो हम पॉजिटिव रहेंगे तो लर्निंग मनोविज्ञान सीखने में हमको बोझ नहीं लगेगा, पॉजिटिव जब हम रहेंगे। दूसरा है हेल्थ एटीट्यूड, यह हेल्थ साइकोलॉजी से लिया गया। हेल्थ साइकोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो हमको मनोविज्ञान बहुत ही आसानी से समझ में आएगा और हर समस्या का समाधान हम कर पाएंगे। सबसे पहले मनोविज्ञान जो है, बहुत सारे लोग बोझ समझ लेते हैं कि मनोविज्ञान बहुत भारी है। मनोविज्ञान एक विस्तृत और रोचक विज्ञान है। मैं आपको बता दूं, मनोविज्ञान एक विस्तृत, विस्तारित, बड़ा और रोचक मनोविज्ञान है, रोचक विषय है। लेकिन इसे सीखने के लिए अक्सर लोगों को लगता है कि यह एक बहुत कठिन और बोझिल है। लोगों को हमेशा लगता है कि मनोविज्ञान बहुत कठिन है और बोझिल है, जो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पढ़ने और लिखने का सही तौर और तरीका आपको अगर पता चल जाए तो मनोविज्ञान बहुत ही आसान है, बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है, पढ़ने में आपको मजा आ जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपको बिना किसी बोझ के सिखा सकता हूं मनोविज्ञान, तो आपके मन में एक अलग से भाव आएगा, मन खिलखिला उठेगा कि बिना बोझ लिए भी कोई सब्जेक्ट पढ़ा जा सकता है। जी हां, बिना बोझ बने ही वो कोई सब्जेक्ट अगर पढ़ा जाएगा तो उसमें साइकोलॉजी का नाम सबसे आएगा, जो रोचक तरीके से हम पढ़ लिख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, आगे अपना इसमें कैरियर बना सकते हैं। सबसे पहले जो इसमें बात आती है यह कॉन्टेक्चुअल इश्यूज की। कॉन्टेक्चुअल इश्यूज होती क्या है, संविदात्मक मुद्दे होते क्या है? कहता है संविदात्मक मुद्दे मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। संविदात्मक मुद्दे क्या है? मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, यानी सिद्धांत है, जो हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। हम को किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है। हर किसी इंसान को कोई ना कोई लक्ष्य प्राप्त करना होता है। किसी को आईएएस बनना है, किसी को साइकोलॉजिस्ट बनना है, किसी को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर। हर किसी को अपना अपना एक एम होता है, एक लक्ष्य होता है और वो प्राप्त करना चाहता है। तो जब प्राप्त करना चाहता है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। संविदात्मक मुद्दे हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कैसे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। अगर हमको अभी कोई लक्ष्य नहीं मिला है तो हमारा व्यवहार इस तरह है, लेकिन हमको अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को प्रोफेसर बनना है, तो कैसे हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे जो हम उस लक्ष्य तक जल्दी से पहुंच जाएंगे। सपोज दैट, मान लेते हैं अभी नॉर्मल से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करके आप अगर बीएड कर रहे हैं तो क्या एक टीचर बनने का सपना होगा, इसीलिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो जो आपका सपना है, टीचर बनने का सपना है, उसको पूरा करने के लिए अभी आपका जो व्यवहार है, इस व्यवहार में जब तक हम परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। मतलब व्यवहार में परिवर्तन का मतलब अभी जितना पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा पढ़ेंगे तो आपके व्यवहार में क्या होगा? परिवर्तन आएगा। आपके व्यवहार में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। मतलब अभी नॉर्मल रहते हैं, कम पढ़ते हैं, लेकिन जब हमको लक्ष्य अचीव करना है तो हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमको अपने आप को व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। हम जब व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे तभी हम अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंच पाएंगे, अन्यथा लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत समय लग सकती है। इसलिए जब तक व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक लक्ष्य बहुत नजदीक नहीं रहने वाला है। तो व्यवहार में परिवर्तन जब हम करेंगे तो हमको लक्ष्य आसानी से प्राप्त होगी। कहता है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनोविज्ञान को बिना किसी बोझ के सीखने के लिए टिप्स कुछ हैं जो मैं यहां पे लिखा हूं। क्या लिखा हुआ है? मनोविज्ञान बिना बोझ के सीखने के टिप्स। मतलब बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि हम मनोविज्ञान नहीं पढ़ सकते, मनोविज्ञान नहीं सीख सकते, मनोविज्ञान से आगे नहीं बढ़ सकते, मेरा उसमें कोई अवसर नहीं मिलेगा, कोई जॉब नहीं मिलेगा। तो उनके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे यहाँ पे
अवसर उनको मिल सकता है। सबसे पहले मनोविज्ञान को बोझ नहीं, किस तरह से बोझ, बिना बोझ लिए हुए, बिना बोझ समझे हुए कैसे हम मनोविज्ञान पढ़ सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला बात है, जो चीज आप पढ़ते हैं उसमें रोचक बनाएं। आप जो चीज भी पढ़ते हैं उसको रोचक बनाएं। रोचक मीन्स जो चीज आपको अच्छा लगता है, रुचि, जो चीज आपको अच्छा लगता है। मनोविज्ञान का बुक उठाइए, उसमें जो चीज आपको अच्छा लगता है वही पढ़ना पहले शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आज हमको ये टॉपिक पढ़ना है और वो हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हम कैसे उसको पढ़े, पढ़ने का मन नहीं करता है, तो ये नहीं करना है। मनोविज्ञान में बुक में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आपको पढ़ने का मन करेगा, बहुत सारे ऐसे आपको भाई लगे। तो सबसे पहला काम क्या करें, जो आपको आसान लगे पूरे मनोविज्ञान के बुक में उसको पढ़ने के लिए तैयार हो जाए, उसको पढ़े। तो वो जब उसको पढ़ने लगेंगे तो रोचक बन गया ना, पहला हो गया रोचक बनाए। दूसरा, सरल भाषा का उपयोग करें। सरल भाषा का उपयोग ये टीचर के लिए, क्योंकि आप लोग टीचर बनने वाले हैं, तो ये बच्चों को आप कैसे मनोविज्ञान पढ़ाएंगे इसके बारे में ये बता रहा है कि सबसे पहला आप जो मनोविज्ञान पढ़ाएंगे तो उसको रोचक बना करके पढ़ाएंगे, अच्छा से खूब इंजॉय करा करा कर पढ़ाएंगे। जब मेरा ऑफलाइन क्लास होती है तो मैं अपने बच्चे को क्लास में, कॉलेज में कभी भी बोर फील नहीं होने देता हूं, बीच बीच में उसे हंसाते खिलाते रहता हूं और पढ़ाता भी हूं, इसीलिए उसे बोझ नहीं लगता है मनोविज्ञान। इसीलिए सबसे पहले अगर आप रोचक बना लेंगे मनोविज्ञान को तो पढ़ाने में आसान रहेगा और पढ़ने में आसान रहेगा। दूसरा, सरल भाषा का उपयोग करें। अब हम डीयू से अगर कोई टीचर पढ़ करके आया है डीयू से, तो वह डीयू वाला यहां पर अप्लाई करेगा, सो नहीं। हमको माहौल देकर, हमको संस्कृति देकर, हम कहां पढ़ा रहे हैं इसको ध्यान में रख करके अगर हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो सरल तरीका से पढ़ाएंगे तो बच्चे को समझ में भी आएगा। अगर मान के चलते हैं कोई टीचर जेएनयू, जवाहरलाल विश्वविद्यालय से आकर के पढ़ाना शुरू किया अपने एनडी कॉलेज में या किसी भी कॉलेज में, बिहार के किसी भी कॉलेज में पढ़ाने के लिए आया, तो उस कॉलेज में जितने भी बच्चे का एडमिशन होता है वह बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। कहां से आते हैं? ग्रामीण क्षेत्र से बच्चों का एडमिशन होता है उस कॉलेज में और वो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। अगर जेएनयू के प्रोफेसर इंग्लिश में आकर के वो अपना लेक्चर देंगे तो वो बच्चा कुछ समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। इसके लिए क्या करना होगा कि हमको क्षेत्रीय भाषा में, सरल भाषा में जो बच्चे समझ पाएंगे, ग्रामीण बच्चे, उस भाषा में हमको क्या करना होगा? पढ़ाना होगा। जब हम उस भाषा में पढ़ाएंगे तो बच्चे सरल तरीका से, सरल भाषा का उपयोग करके सीख जाएंगे तो उसे अच्छा लगेगा और उसमें रुचि जगेगी। लेकिन अगर इंग्लिश पढ़ाएंगे तो बच्चे में रुचि नहीं जगेगी, बच्चे शोर करने लगेंगे, ये सब प्रॉब्लम आती रहती है। तो सरल भाषा में, दूसरा हो गया सरल भाषा का उपयोग करें। तीसरा, मनोविज्ञान में जब आपको रुचि आ जाएगी, सरल भाषा का उपयोग करेंगे तो उसके बाद मनोविज्ञान पढ़ने में अच्छा लगने लगेगा। जब अच्छा लगने लगेगा तो अच्छा अच्छा उदाहरणों का उपयोग करेंगे बच्चों को समझाने के लिए। जब आप पढ़ाते हैं या पढ़ाने के लिए जाएंगे क्लास में तो बच्चों को समझाने के लिए अच्छे अच्छे आप उदाहरण का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर मोटिवेशनल क्लास ले रहे हैं तो मोटिवेशनल में जो लोग बहुत जल्दी सक्सेस किए हैं, जो लोग बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं, उन लोगों का हम जीवनी उठा करके देखेंगे, उनका जीवनी हम बताएंगे तो क्या होगा कि इससे मोटिवेशन क्लास ले रहे हैं तो उससे, उसमें भी अभिप्रेरित होगा बच्चा, प्रेरणा उसको मिलेगी उस जीवनी से, दूसरे की जीवनी से प्रेरणा मिलेगी। तो ये हो गया क्या? उदाहरण का उपयोग करें। अच्छे अच्छे उदाहरण का जब हम उपयोग करेंगे तो उनके जीवन में भी अच्छा अच्छा प्रेरणा मिलेगी और जब प्रेरणा मिलेगी तो वो भी अपने सपने को साकार करने के लिए, लक्ष्य को साकार करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। जब वो अच्छे अच्छे उदाहरण का प्रयोग कर लेंगे, उपयोग कर लेंगे और उसको लगातार अभ्यास करेंगे, लगातार पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक का एक नियम कहता है कि मनोविज्ञान में, कि थॉर्नडाइक के 3 नियम है, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडिनेस और लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव के नियम, अभ्यास के नियम और तत्परता के नियम। 3 नियम हिंदी में मुझे याद है, इंग्लिश में लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडिनेस और लॉ ऑफ है एक, कुछ मुझे याद अभी नहीं आ रही है। तो 3 नियम मनोविज्ञान में, तो जिसमें से पहला है अभ्यास के नियम, अभ्यास के, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, भूल गया मैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज जिसको अभ्यास के नियम कहते हैं। तो जब आप पढ़ाई करें तो लगातार जब पढ़ाई करेंगे, तत्परता और अभ्यास करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, लगातार किसी चीज को अगर पढ़ेंगे तो वो कभी ना कभी हमको समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए हमको क्या करना है? लगातार पढ़ना है, इसलिए अभ्यास करेंगे तो हमको मनोविज्ञान पढ़ना आसान हो जाएगा और बच्चों को भी पढ़ाना आसान हो जाएगा। 5वां है सहायता ले। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो मनोविज्ञान के विशेषज्ञों से, मनोवैज्ञानिकों से, मोबाइल है, चैट जीपीटी है, बुक है, कहीं से भी आप सहायता ले सकते हैं ताकि आपको समझ में आएगा।
याद रखें, अगर आप जब भी कोई पढ़े तो एक चीज से नहीं पढ़े, दूसरे चीज से भी पढ़े ताकि क्रॉस वेरिफिकेशन हो सके। जैसे अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो उसको एक बार गूगल भी कर लेंगे, उसको आप चैट जीपीटी से भी एक बार कर लेंगे, आप दूसरे बुक से भी क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। या वेरिफिकेशन नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है तो बस पढ़ते रहिए, लगातार अभ्यास करेंगे तो हम मनोविज्ञान सीख जाएंगे, और सीख जाएंगे तो हमको सहायता लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं मनोविज्ञान के प्रति स्वास्थ्य दृष्टिकोण विकसित करने के लिए टिप्स। स्वास्थ्य दृष्टिकोण मतलब हमको क्या करना है, स्वास्थ्य, हेल्थ साइकोलॉजी से मैंने बात किया था कि इसमें जो कुछ भी बात होगी एक पॉजिटिव साइकोलॉजी से और दूसरा हेल्थ साइकोलॉजी से। तो हेल्थ साइकोलॉजी में कहता है कि यहां पर मनोविज्ञान के प्रति स्वास्थ्य दृष्टिकोण विकसित करने के लिए टिप्स है। यहां पे क्या टिप्स दिया गया है? पहला, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। आपके जीवन में बहुत सारे सपने होंगे, जिसमें से एक सपने ऐसे होंगे जो आपको लगता होगा कि मैं इसे पूरा करके रहूंगा। वो कौन से सपने हैं? जो आपका लक्ष्य होता है, जो आप पाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं। हर किसी व्यक्ति के मन में ऐसा एक लक्ष्य और उम्मीद रहता है। अगर नहीं भी है तो आज से वह लक्ष्य अपने निर्धारित करें, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य का तय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सपोज दैट हम मान लेते हैं मुझे कहीं जाना है, अब कहां जाना है मुझे पता नहीं है। और जब मुझे पता नहीं है कि कहां जाना है तो हम दिन भर भटकते रहेंगे। तो लक्ष्य मेरा तो कहीं जाने का है ही नहीं, तो कहां से हम कहां जाएंगे। इसीलिए लक्ष्य अगर निर्धारित रहेगा कि मुझे पटना जाना है, तो पटना जाना है मतलब हम ट्रेन से भी जा सकते हैं, हम बस से भी जा सकते हैं, हम बाय रूट जा सकते हैं, हम जैसे मन होता है ऐसे, लेकिन हमको पटना जाना है तो जाना है, क्योंकि लक्ष्य कहां है? पटना पहुंचना। इसीलिए हर व्यक्ति के जीवन में एक लक्ष्य वो अपना तय करे। आप लोगों से भी मैं अपील करता हूं कि अपने अपने लक्ष्य को तय कीजिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा अग्रसर रहे, तत्परता दिखाए, अभ्यास करते रहे, तभी उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मनोविज्ञान में जो हेल्थ साइकोलॉजी की बात आई है, हेल्थ साइकोलॉजी में कहता है कि सबसे पहले आप लक्ष्य का निर्धारण करें। जब लक्ष्य का निर्धारण करेंगे तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको क्या होगा कि योजना बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? योजना बनाना पड़ेगा, एक योजना बनाना पड़ेगा। सपोज दैट हमको पटना जाना है, मैंने अभी उदाहरण दिया, हमको पटना जाना है, और जब पटना जाना है तो हमको योजना कैसे बनाना है? हम सोचेंगे कि बस से जाए कि ट्रेन से जाए, हम ये सोचेंगे कि अपने खुद की बाइक से चले जाए, मतलब ये कुछ भी सोचते हैं ना पटना पहुंचने के लिए, तो इसको योजना कहते हैं। समझ में आ गया? कुछ भी सोचते हैं पटना जाने के लिए तो वह योजना कहलाती है। तो वही हो गया, योजना हम बनाते हैं पटना पहुंचने के लिए या अपने लक्ष्य तक। जो भी हर इंसान के जीवन में अपना अपना लक्ष्य होता है। सपोज दैट मान लेते हैं आपको आईएएस बनना है, तो आईएएस बनने के लिए कौन सा कोचिंग पकड़े, कहां पे पढ़े, किन से पढ़े, कौन सा बुक पढ़े, या जो भी कुछ आप दिमाग अप्लाई करते हैं उसको योजना कहा जाता है। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप जो कुछ भी एक कदम उठाते हैं, 10 कदम उठाते हैं, जो कदम उठाते हैं वह योजना कहलाती है। तो आप योजना बनाएंगे। पहला क्या हो गया? पहले लक्ष्य का निर्धारण करेंगे और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप योजना बनाएंगे कि वहां पे कैसे पहुंचा जाए। जब योजना बन जाएगा तो उसके बाद प्रतिबद्ध रहे, मतलब योजना के प्रति क्या होता है कि प्रतिबद्ध रहे कि हमको पटना जाना है तो हम योजना बना लिए हैं और इस तरह से जाना है, तो उसके प्रति प्रतिबद्ध रहना है। ऐसा नहीं कि बार बार चेंज करते रहना है, ट्रैक चेंज करते रहना है। पता चलेगा बार बार अगर हम ट्रैक चेंज कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, तो हम पटना नहीं पहुंच रहे हैं, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। सपोज दैट मान लेते हैं एक आप में से कोई बच्चा अभी बीएड कर रहे हैं, एक शिक्षक बनने के लिए, एक टीचर बनने के लिए आप बीएड कर रहे हैं, और फिर कुछ दिन बीएड करने के बाद फिर आप एमबीए करने के लिए चले जाएंगे। अभी आपका सपना है बीएड करके टीचर बनना, लेकिन कुछ दिन बीएड करने के बाद फिर आप एमबीए करने के लिए चले जाएंगे, और एमबीए जब हो जाएगी तो फिर आप एमएड करने के लिए चले जाएंगे, फिर आप एमएड कर लिए तो पीएचडी करने के लिए चले जाएंगे। मतलब आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है, आपका एक लक्ष्य नहीं है। जब एक लक्ष्य निर्धारित होगा तो उसके प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाएंगे और उस योजना के प्रति हम प्रतिबद्ध रहेंगे कि हमको यही करना है, यही करना है, यही करना है। तो योजना के प्रति क्या करना है? प्रतिबद्ध रहना है, और यह प्रतिबद्ध जब रहेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं कि प्रतिबद्ध का मतलब ये हो गया कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और
दुर्गा पूजा आ गया, छठ दीपावली आ गई, या किसी का शादी है उसमें हम खूब इंजॉय कर लिया, अच्छा ठीक है एक सप्ताह बाद से पढ़ेंगे। और जब एक सप्ताह गैप हो जाता है तो फिर से पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई में जुड़ने के लिए बहुत समय लग जाता है। आप जब शादी अटेंड करके आएंगे, एक सप्ताह 10 दिन एंजॉय करके, उसके बाद पढ़ाई में मन लगाएंगे, मन लग ही नहीं रहा है, मन लग ही नहीं रहा है, मन लग ही नहीं रहा है, क्या करें। तो इसीलिए आप कहता है कि प्रतिबद्ध रहने का मतलब कि आप अगर एक बार लक्ष्य का चयन कर लिए और लक्ष्य चयन करने के बाद योजना बना लिए कि हमको यह लक्ष्य प्राप्त करना है और यह लक्ष्य प्राप्त करना है, इसके लिए हमको प्रतिबद्ध रहना है, हमको कहीं नहीं जाना, हमको जब तक यह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो तब तक हमको कहीं नहीं जाना है, तब आप क्या कर सकते हैं, अपने सपने को साकार कर सकते हैं, आपका सपना प्राप्त हो सकता है, आपको लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। उसके बाद क्या करें, अपने व्यवहार को बदलें। जब आप प्रतिबद्ध रहेंगे उस काम को करने के लिए कि हम ही को करना है, हमको करना है, हमको लक्ष्य अचीव करना है, लक्ष्य अचीव करना है, तो आपके व्यवहार में बदलाव जरूर आ जाएगा। पहले अभी आप कोई सपना नहीं है आपके पास तो आराम से खाते हैं पीते हैं, आराम से उठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाहेंगे, चाहे चल पड़ेंगे, उठ पड़ेंगे, तो आपको आपके व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। आज अगर आप 8 बजे उठते हैं मॉर्निंग में सो करके, तो आपका व्यवहार 8 बजे वाला है। लेकिन आपको अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में क्या कहता है, बदले। व्यवहार में परिवर्तन, आप पहले 8 बजे उठते थे, आपको 6 बजे उठना है, आपको 5 बजे उठना है। जब व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा तो लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। तो ये लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमको व्यवहार में बदलाव लाने की आवश्यकता है। उसके बाद है सकारात्मक रहे। सबसे जो अहम बात है, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह क्या है, सकारात्मक रहे, हमेशा पॉजिटिव सोचे। आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें क्या कर, सकारात्मक पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव सोचे। अगर आप निगेटिव सोचेंगे तो आपको निगेटिव ही हाथ लगेगा, नकारात्मकता ही हाथ लगेगी। लेकिन आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको पॉजिटिव हाथ लगेगी, लक्ष्य की प्राप्ति होगी। सकारात्मक सोचेंगे तो जल्दी से कामयाब होंगे। इसीलिए कहता है कि आप हमेशा सकारात्मक रहे, पॉजिटिव रहे, कभी भी निगेटिव ना हो। एक छोटी सी कहानी के साथ इस पॉजिटिव और निगेटिव का बात मैं खत्म करूंगा। कहते हैं कि एक बार दो दोस्त था और एक दोस्त शादीशुदा था और एक बिना शादीशुदा था। दोनों में क्या हुआ कि बहुत प्यारा दोस्त था, घनिष्ठ संबंध था, एक साथ रहता बैठता सब कुछ था। दोनों में फर्क इतना था कि एक शादीशुदा था और एक बिना शादीशुदा था। उसके बाद क्या हुआ कि दोनों दोस्त एक प्लान किया कि देखो दोस्त, जॉब की वैकेंसी नहीं आ रही है, और जॉब की वैकेंसी नहीं आ रही है तो हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे फिर भी वैकेंसी आएगी नहीं, तो हमको क्या फायदा होगा। इसके वजह से हम लोग एक बिजनेस करते हैं। तो दोनों दोस्त दिमाग लगाया कि कौन सा बिजनेस किया जाए, कौन सा बिजनेस किया जाए। तो एक दिमाग में आइडिया आया कि दोस्त क्यों ना हम लोग दोनों आदमी मिलकर एक गाय पालें, और गाय पालेंगे और उसका बच्चा होगा, फिर उसका बच्चा होगा, फिर उसका बच्चा होगा। इस तरह से धीरे धीरे बहुत सारे गाय हो जाएगी। जब एक बार गाय बच्चा देगा, दूध होगा, दूध बेचेंगे पैसा होगा, फिर दूसरा गाय होगी। इस तरह से धीरे धीरे बहुत सारे जब गाय हो गए हमारे पास तो बहुत सारे दूध बेचेंगे और हम लोग अमीर बन जाएंगे। दोनों दोस्त प्लान कर लिया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये हम लोग अब गाय पालेंगे, अब बिजनेस करेंगे और बहुत दूध बेचेंगे, फिर उसका बच्चा बच्चा होगा, हमारा इस एक तरह से साम्राज्य बन जाएगा, बहुत सारे गायें हो गया, बहुत सारे दूध बेचेंगे। दोस्त ने कहा कि ठीक है ये प्लान डन है। एक दोस्त गया अपने घर, शाम हो गया, दूसरे दोस्त अपने घर गया। जो शादीशुदा दोस्त था वो अपने पत्नी से ये बात कहने लगा कि देखो ने, हम दोनों दोस्त ने एक आइडिया बनाया है, प्लान किया है कि एक गाय खरीदेंगे और गाय बच्चा देगी, दूध होगा, बेचेंगे, फिर गाय बच्चा देगी, दूध देगा, बेचेंगे। इस तरह से धीरे धीरे बहुत सारे गाय हो जाएंगे और दूध बहुत सारे बेचेंगे। दूसरा दोस्त जो था वो अपने पत्नी से कह रहा है। तो उनकी पत्नी कहती है कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि गाय मर जाएगी तो क्या होगा। ये उसकी पत्नी कह रही है अपने हस्बैंड से कि एक बार सोचे हैं कि अगर गाय मर जाएगा तो क्या होगा। तो उसका हस्बैंड कहता है हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि गाय अगर मर जाएगा तब क्या होगा। तो फिर दूसरे दिन दोस्त दोनों मिलता है, कहता है कि अब प्लान तो हो गया, अब इस पर काम करना है। तो दूसरा दोस्त कहता है, जो शादीशुदा था, पत्नी से शेयर किया था, वो कहता है कि नहीं नहीं मैं इसमें शामिल नहीं हूं, मैं यह बिजनेस नहीं कर सकता। कभी ये तुमने सोचा है, अपने दोस्त को कहता है दूसरे दोस्त को, कभी ये सोचा है कि अगर गाय मर जाएगी तो क्या होगा। तो दोस्त बहुत निराश होता है कि यार क्यों इतना निगेटिव सोचते हो,
पॉजिटिव सोचो ना। ये सोचो कि गाय अगर नहीं मरेगी तो क्या होगा, मेरे पास बहुत सारे जितने सपने अभी हम लोग देखे हैं वह सपने पूरे हो जाएंगे गाय अगर नहीं मरेगी तो। लेकिन निगेटिव सोचते हो गाय मर गई तो क्या होगा, गाय मर गई क्या, वो दोस्त का भाई तुम कुछ भी कहो मैं तुम्हारा इस बिजनेस में साथ देने वाला नहीं हूं। जब इस तरह का घटना हुआ तो दोनों दोस्त अलग अलग हो गए और एक दोस्त बिजनेस करने के लिए मन में ठान लिया, दूसरे दोस्त शादीशुदा था, उन्होंने कहा कि मैं नहीं करूंगा। यह दोस्त एक गाय खरीदा और गाय खरीदा जैसा बोला था, जैसा एक गाय खरीदेंगे फिर उसका बच्चा बच्चा हुआ, फिर दूध उन्होंने बेचने लगा, फिर दो गाय हो गई तो फिर उसका भी बच्चा बच्चा हुआ, फिर इस तरह से दूध अधिक बेचने लगा, धीरे 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 करके बहुत सारे उसके पास गायें हो गई और बहुत सारे रोज का रोज उन्होंने दूध सेलिंग करना शुरू कर दिया। तो जब दूध बेचना बड़े बिजनेसमैन हो गए तो वो शहर में रहने लगे और शहर में जब रहने लगे तो देखेंगे जो लोग शहर में रहने लगते हैं तो कभी कभी अपने गांव जाते हैं अपने परिवार अपने समाज से मिलने के लिए। तो वो एक दिन गांव जा रहे थे तो जो दोस्त बिजनेस नहीं किया था वो दोस्त उधर से बैलगाड़ी से आ रहा था, जो दोस्त बिजनेस कर लिया पॉजिटिव सोचा था वो दोस्त इधर से कार से जा रहा था। तो अक्सर देखेंगे कि कार वाले जो लोग रहते हैं कार में अंदर बैठे वो बाहर वाले लोगों को देख लेते हैं, लेकिन बाहर वाले लोग अक्सर कार वाले लोगों को देखना नहीं चाहते हैं या देखते नहीं है या दिखता भी नहीं है, तो वो नहीं देखा। लेकिन जब यह कार वाला दोस्त उसको देखा जो बिजनेस किया था गाय का दूध का, वो जब निकला और कहा उससे उसके पास जाकर के गले लगा लिया। तो जब गले लगा लिया तो पहचान में आया नहीं उसको बैल वाले को। वो कहा कि आप कौन, पहचाने नहीं, आप कौन? तो कहा कि मैं वही हूं जो मेरा गाय नहीं मरा था और तुम वही हो जिसका गाय खरीदने से पहले ही मर गया था। बस दोनों में यही अंतर है कि आज मैं कार में हूं एक बड़े बिजनेसमैन हूं और तुम आज बैल चला रहे हो, बैलगाड़ी चला रहे हो। दोस्तों दोनों में यही अंतर है कि पॉजिटिव और निगेटिव थिंकिंग क्या होता है, पॉजिटिव सोच और निगेटिव सोच क्या होता है, डिपेंड आप पर करता है कि आप क्या चाहते हैं। इसीलिए कहता है कि किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, किसी भी सपने को साकार करने के लिए, कहीं भी आगे निकलने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको सकारात्मक रहना जरूरी है। सकारात्मक मीन्स पॉजिटिव रहना जरूरी है। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तभी आप अपने सपने को, तभी आप अपने समाज के, तभी आप अपने मम्मी पापा के सपने को साकार कर सकते हैं। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग कहता है कि आप हमेशा सकारात्मक रहे। समझ में आ गया? तो ये था हमारा आज के वीडियो में, आज के क्लास में। वो बीएड वाले बच्चे हो चाहे साइकोलॉजी के कोई सा भी बच्चे हो, यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण था उन सभी बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ साथ अपने समाज का भी नाम रोशन करना चाहते हैं। वैसे बच्चों के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि हम अपने जीवन में करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कैसे करें, तो यहाँ पे आइडिया मैं बता दिया हूं। सबसे पहले जो कुछ आप करना चाहते हैं उसको रोचक बनाए, उसको सरल भाषा में उपयोग करें, सरल भाषा में लोगों से बात करें और उदाहरणों का उपयोग करें। पढ़ाने का यहाँ बताया गया है। अभ्यास हमेशा करते रहे और एक दूसरे से सहायता रहे ले जो आपको प्रॉब्लम हो। उसके बाद कहता है कि वो मनोविज्ञान के कुछ स्वास्थ्य दृष्टिकोण विकसित करने के लिए टिप्स यहाँ पे बताए गए हैं। जो पहले आप जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको लक्ष्य का निर्धारण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आप लक्ष्य का निर्धारण करें और लक्ष्य का जब निर्धारण हो गया तो उसको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको एक योजना बनाना होगा कि उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए, प्लानिंग करना होगा और उसके बाद उस योजना के प्रति, उस प्लानिंग के प्रति आपको प्रतिबद्ध रहना पड़ेगा कि हमको यह काम करना है। तो यह प्रतिबद्ध हो गया और उसके बाद अपने अपने व्यवहार में बदलाव लाए। जब आपको लक्ष्य तक पहुंचना है, जल्दी से पहुंचना है, तो अब व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। आज जितना पढ़ रहे हैं उससे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। जब अधिक पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अपने व्यवहार को बदलें। और लास्ट जो कहता है सकारात्मक रहे। किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को हमेशा से सकारात्मक सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव लक्ष्य तक प्राप्ति होगी। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक नमस्कार। हेलो, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अभी ठंड का मौसम चल रहा है, इसीलिए अपने अपने घर में रहकर कंबल के रजाई के अंदर रहकर पढ़ाई अच्छे ढंग से करेंगे तो बेहतरीन पढ़ाई होगी और बहुत जल्दी कामयाबी को अचीव कर पाएंगे। आज हम बात करेंगे बीएड वाले बच्चों के साथ साथ साइकोलॉजी के सभी वैसे बच्चों का जो साइकोलॉजी रखकर पढ़ना चाहते हैं या जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। ये
टॉपिक जो है बीएड से संबंधित है, लेकिन सभी बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा बेहद महत्वपूर्ण है। टॉपिक है कैरिकुलम इन साइकोलॉजी। कैरिकुलम इन साइकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं मनोविज्ञान में पाठ्यक्रम। मनोविज्ञान में पाठ्यक्रम क्या क्या होता है, तो जैसे कि सभी सब्जेक्टों में पाठ्यक्रम होता है, तो मनोविज्ञान में क्या क्या पाठ्यक्रम होता है, तो मनोविज्ञान में पाठ्यक्रम बीए से शुरू होता है। इंटर में सिर्फ और सिर्फ एक पेपर पढ़ना होता है, वो भी जो बच्चे ऑप्शनल होता है। अगर आप रखना चाहते हैं इंटर में साइकोलॉजी तो आप ठीक है, ग्रेजुएशन में भी रख सकते हैं। अगर नहीं तो आप ग्रेजुएशन से आप उसका पढ़ाई साइकोलॉजी की पढ़ाई कर सकती है। इसीलिए बीए इन साइकोलॉजी, आप बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स, जिसको हिंदी में स्नातक कहते हैं, तो स्नातक आप कर सकते हैं साइकोलॉजी से। दूसरा है स्नातक के बाद एमए कर लेंगे। एमए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर इन साइकोलॉजी। आप मास्टर साइकोलॉजी से कर सकते हैं मास्टर्स। और एमफिल, एमफिल इन साइकोलॉजी, एमफिल भी आप साइकोलॉजी से कर सकते हैं। यह भी रिसर्च का शोध का एक टाइप है। और उसके बाद है पीएचडी इन साइकोलॉजी, डॉक्टरेट का जो डिग्री मिलता है वो भी साइकोलॉजी से डॉक्टरेट का डिग्री मिलता है। अब ये स्नातक की पढ़ाई जो होती है और एमए की जो पढ़ाई होती है, इसमें होता क्या है, कहता है कि बीए की पढ़ाई में, बीए इन साइकोलॉजी में यह एक स्नातक पाठ्यक्रम है जिसमें मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों और अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है। जब आप स्नातक में साइकोलॉजी रखते हैं तो इसमें मूलभूत जो अवधारणाएं हैं, सिद्धांतों हैं, उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। कब? स्नातक में। उसके बाद एमए में किस चीज की पढ़ाई करते हैं? एमए इन साइकोलॉजी में। तो एमए में कहता है यह एक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम है जिसमें मनोविज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त की जाती है। विशिष्ट क्षेत्रों में, जैसे कोई आदमी हिस्ट्री में, एक सेकेंड, कोई आदमी हिस्ट्री में विशेषज्ञता प्राप्त करता है, कोई आदमी पॉलिटिकल साइंस में करता है, कोई आदमी सोशियोलॉजी में करता है। ठीक उसी प्रकार कोई आदमी एमए इन साइकोलॉजी में विशेषज्ञता प्राप्त करता है, तो कहता है विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त किया जाता है यह पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद। उसके बाद है तीसरा एमफिल, एमफिल इन साइकोलॉजी। एमफिल में कहता है कि यह एक शोध आधारित पाठ्यक्रम है। जैसे रिसर्च करते हैं पीएचडी में, वैसे ही एमफिल भी है रिसर्च शोध आधारित पाठ्यक्रम, जिसमें मनोविज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में शोध किया जाता है। मनोविज्ञान के बहुत सारे क्षेत्र है, विभिन्न क्षेत्र है, उस सभी में शोध किया जाता है। उसके बाद है पीएचडी। पीएचडी जो डॉक्टरेट की डिग्री होती है, पीएचडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। इसमें कहता है कि यह एक डॉक्टरेट पाठ्यक्रम है जिसमें मनोविज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में शोध किया जाता है और एक शोध प्रबंधन भी लिखा जाता है। जैसे एक शोध प्रबंधन लिखता है, एक अपना थीसिस लिखते हैं लोग, वह किससे लिखते हैं? पीएचडी जो लोग करते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री जो प्राप्त करते हैं, वह अपना एक थीसिस लिखते हैं और यह पीएचडी करने वाले लोग ही करते हैं। अब बात आती है मनोविज्ञान में पाठ्यक्रम के दौरान छात्रों को विभिन्न विषयों का अध्ययन करना पड़ता है। कौन कौन विषयों का अध्ययन करना पड़ता है? तो सबसे पहले है मनोविज्ञान के सिद्धांतों का अध्ययन करना पड़ता है। मनोविज्ञान के बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना सिद्धांत दिया है। जैसे सपोज दैट विलियम वुंट का सिद्धांत है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, जैसे फ्राइड का सिद्धांत है, और कई सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक है, विलियम जेम्स, विलियम वुंट, सिगमंड फ्राइड, ये सभी मनोवैज्ञानिकों का अपना अपना सिद्धांत है, तो उनके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा मानव का विकास, मानव का विकास कैसे होता है, मनुष्य का विकास कैसे कैसे होता है, इसका भी अध्ययन मनोविज्ञान में करना पड़ता है। तीसरा है सामाजिक मनोविज्ञान, समाज से मनोविज्ञान का क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, क्या नाता है, इसका भी अध्ययन मनोविज्ञान में करना पड़ता है। और असामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान मतलब सामान्य से अलग हटके, सामान्य से अलग, जैसे हम आप रेगुलर बातचीत करते हैं, नॉर्मल रहते हैं, ना किसी से लेना देना, ना अपना काम धंधा में लगते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये सब काम करते हैं, ये नॉर्मल हो गया। लेकिन उसी में कुछ असामान्य व्यवहार करने वाले लोग होते हैं, जो अलग सोचते हैं, अलग रहते हैं, अलग व्यवहार करते हैं, उसको असामान्य कहते हैं। तो असामान्य मनोविज्ञान का भी हम लोग अध्ययन करते हैं, असामान्य लोगों का भी। उसके बाद है अनुसंधान पद्धति। अनुसंधान पद्धति मतलब रिसर्च,
हम मनोविज्ञान अगर पढ़ते हैं तो उसमें रिसर्च भी हम कर सकते हैं, और रिसर्च इसका बहुत व्यापक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो इस पर रिसर्च भी बहुत ज्यादा काफी हो रहे हैं। सांख्यिकी और अनुसंधान विश्लेषण विशिष्ट क्षेत्र कहता है कि सांख्यिकी, अगर आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मैथ नहीं जानते हैं। सांख्यिकी मनोविज्ञान में एक पेपर ही ऐसा है जो सांख्यिकी पूरे आधारित है, तो आपको सांख्यिकी भी जानने को मौका मिलेगा और पढ़ना पड़ेगा। सांख्यिकी और अनुसंधान मतलब रिसर्च का विश्लेषण भी करना पड़ेगा। आप क्या रिसर्च किए हैं उसका विश्लेषण भी करना है, और इसी का विशिष्ट क्षेत्र होता है। इसके अलावे जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी है, उसके अलावे है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, उसके अलावे है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, विकासात्मक मनोविज्ञान। तो इस तरह से बहुत सारे इस तरह के सिलेबस में है जो हम सभी को पढ़ना पड़ता है मनोविज्ञान में। उसके बाद कर लेते हैं, अगर हम मनोविज्ञान पढ़ लेते हैं तो मनोविज्ञान पढ़ के हम हमारा अपॉर्चुनिटी, हमको कहां कहां काम मिल सकता है, हमें कहां कहां जॉब मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर आप नजर डालेंगे तो काम करने का अवसर हमें कहां कहां प्राप्त होता है। तो काम करने का अवसर हमको कहां कहां प्राप्त, सबसे पहले अगर हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो मनोवैज्ञानिक होते हैं, पहला अवसर कि हम मनोवैज्ञानिक हो गए। उसके बाद दूसरा क्या है, परामर्शदाता। मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि जब आप मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो आप परामर्शदाता यानी काउंसलर बनते हैं। जब आप अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, जब आप अच्छे अच्छे प्राइवेट अस्पताल में चले जाएंगे या सरकारी अनुमंडलीय अस्पताल में चले जाएंगे, तो वहां पर आपको एक काउंसलर मिलेंगे, परामर्शदाता, जो फैमिली प्लानिंग के लिए आपको सजेस्ट करते हैं और अच्छे ढंग से बातचीत करके आपको आपका फैमिली बैकग्राउंड ले करके आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको फैमिली प्लानिंग अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या बाद में करना चाहिए। ये सलाह देने का काम परामर्शदाता का होता है, जो आपको स्कूल, अस्पताल, अच्छे अच्छे हर जगह पे आपको मिल जाएगा परामर्शदाता। तो यहाँ पर भी मनोविज्ञान पर के अवसर हमें मिल सकता है। उसके बाद है शिक्षक हम बन सकते हैं। अगर आप मनोविज्ञान पढ़ लेते हैं तो प्रोफेसर बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं। ये ऑफर आपको मिलेगा इस जगह पे। शिक्षक बनने की सबसे ज्यादा इसमें अपॉर्चुनिटी रहती है, अवसर सबसे ज्यादा शिक्षक बनने की रहती है। उसके बाद है शोधकर्ता। आप रिसर्च करते हैं तो शोधकर्ता के लिए अलग से योजनाएं आती है, और अनुसंधान करने के लिए, रिसर्च करने के लिए सरकार की तरफ से बहुत पैसे भी मिलते हैं कि आप इस चीज पर रिसर्च कीजिए। सरकार का बहुत ज्यादा इसमें सपोर्ट होता है, तो सरकार पैसा देते हैं शोध करने के लिए शोधकर्ता को। उसके बाद है मानव संसाधन प्रबंधक। मानव संसाधन प्रबंधक आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत ज्यादा मानव को संसाधन देने के लिए तरह तरह के योजनाएं लाए जाते हैं, तो उसमें मनोवैज्ञानिक स्तर पर क्या क्या योजनाएं दिया जा सकता है उसका प्रबंधन करने का भी हमें मौका मिलता है। तो ये सभी हम मनोविज्ञान पढ़ के बन सकते हैं। उसके अलावे और भी कुछ है, मनोविज्ञान में पाठ्यक्रम करने के बाद हमें तो ये सब सारा चीज मिल ही जाता है, लेकिन इसके अलावे भी है, इसके करियर के अवसर हमें मिल गया। तो अब आप समझ गए कि मनोविज्ञान पढ़ के क्या क्या व्यक्ति बन सकते हैं और मनोविज्ञान में क्या क्या पढ़ना पड़ता है। आई थिंक ये जो टॉपिक था यह बीएड के सिलेबस में, बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड के सिलेबस में यह टॉपिक था, कैरिकुलम इन साइकोलॉजी। इसी के अंतर्गत यह क्लास आज की हुई है। फिर हम बीएड के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के अगले दिन मिलते हैं, फिर इसी चैनल पर। तब तक आप लोग अपने घर में रहिए, ठंड बढ़ चुकी है, और अपने घर में रह करके पढ़ाई कीजिए, कॉलेज आइए और जो इंपॉर्टेंट है क्लास कीजिए और पढ़ाई करते रहिए, तभी आपका सपना होगा साकार। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इस ठंड के मौसम में भी अपने अपने घर में होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों का एग्जाम चल रहा है, तो वो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करके दे रहे होंगे। और इसी सिलसिले में आज के वीडियो में हम लेकर के आपके लिए आए हैं साइको सोशल डेवलपमेंट। साइको सोशल डेवलपमेंट क्या होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे। ये साइको सोशल डेवलपमेंट एरिक एरिक्सन एक मनोवैज्ञानिक है, उन्हीं का यह सिद्धांत है। उनका सिद्धांत क्या कहता है कि व्यक्ति के जीवन का कैसे विकास होता है, व्यक्ति के जीवन के मनोसामाजिक, मतलब व्यक्ति के जीवन में जो है मनोसामाजिक विकास कैसे कैसे होता है, इस पर यह थ्योरी निर्भर करती है। थ्योरी का विजन है
इसमें देख सकते हैं आप साइको सोशियल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में मनोसामाजिक विकास कहते हैं। तो मनोसामाजिक विकास जो है वह किनका है? एरिक एरिक्सन का। थ्योरी ऑफ एरिक्सन, यह सिद्धांत किसका है? एरिक्सन का सिद्धांत है। इसमें कहता है कि एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के 8 चरण का वर्णन किया है। एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के लिए यानी साइको सोशल बिहेवियर के लिए 8 चरण का वर्णन किया है, जो व्यक्ति के जीवन काल में होता है। व्यक्ति के जीवन काल में जो चीज घटित होता है, होते रहता है, वही एरिक एरिक्सन ने बताया है कि व्यक्ति के जीवन काल में क्या क्या घटनाएं होते हैं, कैसे कैसे विकास करता है, जो व्यक्ति के जीवन काल में होते रहते हैं। इस चरणों में व्यक्ति को मनोसामाजिक संकटों का सामना करना पड़ता है। इस चरण में क्या क्या होता है कि मनोसामाजिक संकटों का सामना करना पड़ता है। मनोसामाजिक संकट क्या होता है? जैसे समाज में बहुत सारे भावनाएं चलती रहती है, समाज में बहुत सारे विचार रहते हैं, उस विचार को लेकर के जो पहले से कल्चर बना हुआ है, उसके बारे में आपका विजन क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, तो उसमें दो पहलू निकल के आते हैं, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। इसीलिए कहता है कि इस चरण में व्यक्ति को मनोसामाजिक संकटों का, यह संकट आ गया कि हम इसको चुने या इसको चुने। समाज में दो तरह के भावनाएं रहते हैं, दो तरह के पक्ष विपक्ष रहते हैं, चुनना होता है हम इसको चुने या इसके। ये मन द्वंद्वात्मक स्थिति जब पैदा होती है, उसमें मनोसामाजिक विकास होता है। वहां से जो अपना विजन, एक रास्ता खोलते हैं हम, दो रास्ता, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, दो विचार है, एक इस तरफ एक दूसरे तरफ, हम किसके साथ जाते हैं, हम जिसके साथ जाएंगे, हम जिसके साथ जाएंगे, तो ये सब संकट होता है। हम जिसके साथ जाएंगे उन्हें हल करने से व्यक्ति का विकास होता है। हम किधर जा रहे हैं और उस समस्या का हम हल कर लिए, तभी हम, मेरा बुद्धि होगा कि हम इस समस्या का हल कर लिए, मेरा समाज के प्रति मनोसामाजिक विकास अच्छा है या अच्छा हो रहा है। धीरे 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 करके मनोसामाजिक विकास होता है। जैसे जैसे छोटे बच्चे से लेकर के बड़े, फिर उसके बाद बुजुर्गता तक जो भी नॉलेज रहता है, जो भी ज्ञान रहता है समाज के प्रति, वह सभी क्या कहलाता है? मनोसामाजिक विकास कहलाता है। अब बात कर लेते हैं जो वो 8 चरण है, उस चरण में सबसे पहला चरण है विश्वास बनाम अविश्वास। क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास। आपको किसी के ऊपर विश्वास है, आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, अविश्वास। दो बात है, क्योंकि जब हम लोग समाज के बारे में अध्ययन करते हैं तो दो विचारधाराएं आते हैं। सपोज दैट, मान लेते हैं कि पहले जो सती प्रथा थी, वह सामाजिक दृष्टिकोण से कैसा है और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से, संवैधानिक दृष्टिकोण से कैसा है। इस पर जब दोनों पर हम दो विचार है, तो हमको किसी एक विचार के साथ जाना पड़ता है। कहता है कि विश्वास बनाम अविश्वास, हमको किसी पर विश्वास है, किसी पर विश्वास नहीं है। इस चीज की जब ज्ञान हमें होती है तो वह मनोसामाजिक विकास कहलाता है। समझ में आ गया? जिस किसी पर विश्वास होती है, किस पर विश्वास करना चाहिए, किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, इस चीज की अगर हमें ज्ञान हो गई तो वह मनोसामाजिक विकास कहलाता है। दूसरा है स्वायत्ता बनाम शर्म और संदेह। स्वायत्ता, खुद, स्वायत्ता मीन्स अपने आप, स्वायत्ता बनाम शर्म और संदेह। हम स्वायत्ता है और स्वायत्ता सब कुछ अपने मन से करते हैं और करते रहते हैं, बनाम शर्म और संदेह। जो व्यक्ति अपने आप पर भी क्या करता है? अपने आप पर शर्म करता है और संदेह करता है, वह स्वायत्ता होता है। मतलब हमारा ही सोच शर्म कर सकता है और हमारा ही सोच संदेह कर सकता है। दो बात यहां पर है। इसीलिए तीसरा है पहल बनाम अपराध। हर व्यक्ति जीवन में कोई ना कोई गलती कर देता है, कोई अच्छा काम करता है, कोई बुरा काम करता है। अगर हम गलत कर दिए हैं तो आगे से उस पर पहल करेंगे कि हमको यह काम नहीं करना है। अगर मेरे से कोई गलती हो गया है, तब हम कहेंगे कि आगे से हमको नहीं ऐसा करना है, तो इसके प्रति हमको पहल करना पड़ेगा। तो पहल बनाम अपराध। अगर हम पहल करेंगे तो अपराध हमसे नहीं होगा, अगर पहल नहीं करेंगे तो अपराध होते रहेगा। अगर एक बार कोई गलती हो जाए तो उस पर पहल नहीं करेंगे तो बार बार होते रहेगा। इसीलिए जब कोई भी गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए?
उस गलती को पहल करना चाहिए, गलती पर पहल करना चाहिए, तभी हमसे अपराध नहीं होगा। चौथा कहता है उद्योग बनाम हीनता। बहुत सारे लोग उद्योग को और जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं वो उद्योग लगाते हैं, और उद्योग लगाते हैं उसमें जो लोग उद्योग का धंधा करते हैं उसमें शर्म नहीं होना चाहिए, उसको हीनता नहीं समझना चाहिए कि यह काम हीन है, तो हीनता नहीं समझनी चाहिए। पांचवा है पहचान बनाम शर्म। पहचान बनाम शर्म। हमारा बहुत अच्छा पहचान है, सपोज दैट मानते हैं कि आपका बहुत अच्छा पहचान है और आप पहचान के साथ साथ आप अपने आप को कहीं कहीं शर्म भी करते हैं, तो व्यक्ति में दोनों चीज की सामाजिक ज्ञान हो जाती है, मनोसामाजिक ज्ञान, कि आप अगर आपका पहचान है तो आपको शर्म भी आएगा, क्योंकि आप रास्ते पर कोई गलत नहीं कर सकते क्योंकि आपका पहचान बना हुआ है। आप रास्ते पे कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जो दूसरे देखेंगे तो कहेंगे आप इतने बड़े आदमी होके, इतने अच्छे आदमी होके ऐसा काम करते हैं। तो हमको अगर पहचान मिला है तो शर्म भी आनी चाहिए कि हम गलत नहीं करेंगे। छठा है अंतरंगता बनाम अलगाव। अंतरंगता, अंतरंगता मतलब स्पष्ट है इसके शब्दों से ही, अंतरंगता, अंतर एक दूसरे से अंतर रंग, बनाम अलगाव। हमको क्या करता है, अंतरंगता नहीं होना चाहिए, ना ही अलगाव होना चाहिए। अलगाव मीन्स अलग अलग, अंतरंगता मतलब अलग अलग रंग में हमें नहीं रहना चाहिए, यह जीवन का घटना काल है। सातवां है उत्पादकता बनाम ठहराव। उत्पादकता बनाम ठहराव क्या होता है? उत्पादकता बनाम, अगर कहीं से हम घर में मोमबत्ती बनाने का काम, छोटे छोटे लघु उद्योग वाले लोग कुछ काम करते हैं, तो उत्पादकता बनाम ठहराव। कोई भी उत्पाद अगर आप कर रहे हैं, कोई छोटा बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम ठहराव मतलब समय देना चाहिए अधिक, कम से कम 5 साल अगर उस चीज में समय दे देंगे ना, मुनाफे और लाभ हानि का बात नहीं करेंगे, सिर्फ 5 साल तक ठहर गए तो वह उत्पादकता बहुत ही अच्छी चलेगी। यह सामाजिक मनोसामाजिक ज्ञान कहलाता है कि उत्पादक अगर आप कोई कर रहे हैं तो उसमें आप 5 साल कम से कम समय दीजिएगा, तभी आप सक्सेस कर सकते हैं। आठवां है अभिन्नता बनाम निराशा। अभिन्नता क्या होता है? विभिन्न विभिन्न, यहां पे अभिन्नता है मतलब बिल्कुल अलग नहीं, अलग नहीं। भिन्नता मीन्स भिन्न भिन्न मीन्स अलग अलग। अभिन्नता है मतलब एक साथ। अभिन्नता बनाम निराशा। जब अभिन्नता रहती है तो कभी कभी निराशा भी आती है। कैसी निराशा आती है? हम लोग सब एक साथ रहते हैं, एक साथ रहने में कभी कभी एक दूसरे से छोटी मोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, छोटी मोटी बातों पर कहासुनी हो जाता है, तो वहां पे हमको निराशा हाथ लगती है। निराशा हाथ लगती है। लेकिन निराशा हाथ क्यों लगती है? अभिन्नता, जब हम एक साथ रहेंगे तभी तो हम सभी में झगड़ा होगा, लेकिन जब अलग अलग रहेंगे, अलगाव रहेंगे, तो क्या झगड़ा होगा? नहीं होगा, तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए अभिन्नता बनाम निराशा है। तो ये था साइको सोशल डेवलपमेंट, मनोसामाजिक विकास। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इस टॉपिक को, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और 4th सेमेस्टर वाले जितने भी बच्चे हैं वह एग्जाम दे रहे हैं तो और अच्छे से एग्जाम दे। अच्छा नंबर लाने से, अच्छे मार्क्स जल्दी अच्छा लाने से क्या होता है कि जॉब के सिलेक्शन में आपको जल्दी से जॉब मिल जाता है। कि आपका पॉइंट कितना बन रहा है, ग्रेजुएशन में पॉइंट मायने रखता है। तो इसीलिए आप लोग उम्मीद करें कि आशा से अच्छा वीडियो, अच्छा से अच्छा आप लोग वीडियो देख करके पढ़े और अच्छे नंबर ला करके अपने गांव, अपने समाज और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे। आप सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज जो हम क्लास लेने वाले हैं, जिस टॉपिक पर क्लास लेने वाले हैं, इस टॉपिक पर इससे पहले क्लास हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं समझने के बावजूद वह मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर इस टॉपिक को एक बार और पढ़ा दिया जाए। तो इसी सिलसिले में आज जो हम पढ़ाने वाले हैं उसका नाम है इमोशनल डेवलपमेंट। क्या नाम है? इमोशनल डेवलपमेंट। अगर आपको एक्सप्लेन करके और बहुत लंबा पढ़ना है, गहराई तक जाना है,
तो आप निश्चित रूप से पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। लेकिन आज का जो क्लास है, आज के क्लास में हम इसका शॉर्ट फॉर्म समझाएंगे। जितना शॉर्ट हो सके इमोशनल डेवलपमेंट का उतना शॉर्ट में बताने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इसके परिभाषा के बारे में। आप देखेंगे इमोशनल डेवलपमेंट को हिंदी में भावात्मक विकास कहते हैं। भावात्मक विकास आप जब हमारे YouTube चैनल ANDC स्पेस LNMU स्पेस एजुकेशन पर जाएंगे तो वहां पर जब प्ले लिस्ट में जाते जाएंगे लिखा होगा भावात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, उस पर क्लिक करके आप उसका पूरा डिटेल्स पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो और क्लास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी आज हम आपको शॉर्ट में फॉर्म में समझाने वाले हैं। भावात्मक विकास होता क्या है? भावात्मक विकास एक प्रक्रिया है। क्या है? यह एक प्रक्रिया है जो सभी व्यक्तियों में होती है। इसलिए भावात्मक विकास एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझने, अपनी भावनाओं को क्या करता है? समझने का काम करता है कि हमारा भावना को इन्होंने आहत किया या हमारे भावना के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, तो ये नॉलेज रहेगा, समझने आएगा तभी वो समझ पाएगा। इसीलिए क्या करता है? समझने का काम करता है, व्यक्त करता है। व्यक्त करने, हमारे पास जो भावात्मक कुछ भी है, हमारे भावना को आहत हुई है, हमारे भावना को चोट पहुंचा, कुछ भी है, उसको अगर हम बता पाते हैं तो ये व्यक्त करना हुआ। तो इसीलिए कहा गया है व्यक्त करने और नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करता है। नियंत्रित करने की, अगर हम बहुत ज्यादा भावात्मक हो गए, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा है, किसी ने पहुंचाया है, तो इसको नियंत्रण कैसे किया जाए, इस नियंत्रण करने की जो क्रिया होती है, नियंत्रण करने की क्षमता विकसित करता है। किसमें? भावात्मक विकास में, यानी इमोशनल डेवलपमेंट में। समझ में आ गया? विकसित करता है। यह महत्वपूर्ण है, यह सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण है जो व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक विकास को, मानसिक क्षमता, कोई चीज पढ़ाई कर रहे हैं और अगर किसी ने आपको भावात्मक ठेस पहुंचाया है, आहत पहुंचाई है, तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका मानसिक विकास रुक जाएगा, इसलिए इसको महत्वपूर्ण माना गया है। तो मानसिक विकास और सामाजिक विकास को भी प्रभावित करता है। अगर आपका भावना आहत हुई है तो आपका समाज में जो है आपका सामाजिक विकास भी कम जाएगा, सामाजिक विकास रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए ये विकास है, सामाजिक और मानसिक विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। कौन? इमोशनल डेवलपमेंट यानी भावात्मक विकास। अब हम इसके चरण के बारे में बात करेंगे। तो चरण के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके पिछले वीडियो में बताया था। इसके चरण के बारे में बात करेंगे तो पहला चरण है शैश अवस्था। शैश अवस्था में बच्चे, जब छोटे बच्चे होते हैं, उसमें भी भावात्मक विकास होती है। वो भी अपने भाव को कैसे विकसित करता है शैश अवस्था में। दूसरा है बाल्य अवस्था में कैसे विकसित करता है। तीसरा किशोर अवस्था में कैसे विकसित करता है। चौथा वयस्क अवस्था में कैसे विकसित करता है। तो ये सभी चीजों को जानने के लिए पिछले वीडियो आप देखेंगे। और उसके बाद बात कर लेते हैं इसके कुछ महत्व है। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यह है, पहला मानसिक स्वास्थ्य। अगर हमारा भावात्मक विकास अच्छा हुआ है तो मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सामाजिक संबंध, भावात्मक विकास हमारा अच्छा रहेगा। हम अगर भावात्मक रहेंगे, हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हमको कोई हमारे भावना को आहत नहीं पहुंचाया है, तो क्या होगा कि हमारा सामाजिक संबंध अच्छा होगा। तीसरा है व्यक्तिगत विकास। पर्सनली हर किसी व्यक्ति में एक व्यक्तिगत विकास करने की क्षमता होती है और रहनी भी चाहिए। सामाजिक स्तर पर विकास सभी जगह होते हैं, लेकिन सभी लोग करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत विकास भी सभी लोग करते हैं। जो इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ की बात होती है, व्यक्तिगत विकास भी होता है। चौथा है कार्यस्थल पर सफलता। जहां हम कार्य कर रहे हैं वहां पर हमको उस कार्य करने के लिए सफलता मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जो काम हम कर रहे हैं वो सफलता मिल गई तो हमारा भावना अच्छा है, और उस काम को हम कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है तो हमारे भावनाओं को चोट पहुंचती है, हमारा भावना टूटता है। तो ये हो गया। इसके मुख्य एवं तत्व प्राकृतिक है। इसके मुख्य तत्व और कुछ प्राकृतिक है, जिसमें से पहला क्या है? भावनाएं हैं। दूसरा क्या है? विचार है। तीसरा क्या है? क्रिया है। चौथा है सामाजिक संदर्भ। सामाजिक संदर्भ।
इसका प्रकार के बारे में बात करेंगे तो प्रकार, तीन प्रकार का यहां बताया गया है। सकारात्मक भावात्मक व्यवहार, दूसरा नकारात्मक भावात्मक व्यवहार, तीसरा मिश्रित भावात्मक व्यवहार। भावात्मक व्यवहार के प्रभावित कौन कौन से कारक करता है? तो पहला कारक है जैविक कारक, जो जन्म से आता है वो जैविक कारक। दूसरा सामाजिक कारक, जो समाज प्रभावित करता है। तीसरा मानसिक कारक, जो हम डिस्टर्ब रहते हैं इस वजह से प्रभावित होता है। चौथा पर्यावरणीय कारक, कभी कभी क्या होता है कि हम सही ढंग से चल रहे हैं और पर्यावरणीय कारक जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी ये सब आ जाता है और वो हमें प्रभावित करके चला जाता है, तो उससे हमारे भावनाओं को चोट पहुंचती है, आहत होती है और इस वजह से हमारा विकास, भावात्मक विकास नहीं हो पाता है। तो पर्यावरणीय है और व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत विकास भी होता है। और इसके अलावे अन्य और कई सारे कारण हैं जिसमें हम भावात्मक विकास को विकसित कर सकते हैं। जैसे उम्र के हिसाब से हम भावात्मक विकास को वृद्धि कर सकते हैं, लिंग के हिसाब से कर सकते हैं, शिक्षा के आधार पर कर सकते हैं और क्या है, आर्थिक स्थिति आधार पर कर सकते हैं, सामाजिक संदर्भ में भी हम भावात्मक विकास कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म था भावात्मक विकास का, इमोशनल डेवलपमेंट का। इसको एक्सप्लेन, डिटेल्स एक्सप्लेन के लिए आप पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मनोविज्ञान में रचनावादी दृष्टिकोण या रचनावादी सिद्धांत क्या होता है, आज हम लोग मनोविज्ञान के इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि यह चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे मेजर साइकोलॉजी रखे हैं, जो बच्चे सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे बीएड का तैयारी कर रहे हैं, बीएड में पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इस शॉर्ट वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। आप जब बोर्ड पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि रचनावादी दृष्टिकोण या इसी का दूसरा नाम है रचनावादी सिद्धांत। इस सिद्धांत को डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए मनोविज्ञान में दो मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। एक का नाम है जीन प्याजे और दूसरा का नाम है वाइगोत्स्की। इन दोनों के जो सिद्धांत है वो बहुत ही सरल और आसान तरीका से बताता है कि यह रचनावादी दृष्टिकोण या सिद्धांत क्या होता है, इससे क्या किया जा सकता है। सबसे पहले देखेंगे थ्योरीज ऑफ प्याजे के बारे में। थ्योरीज ऑफ प्याजे क्या कहते हैं? सब गिर गया। थ्योरीज ऑफ प्याजे, थ्योरीज ऑफ प्याजे कहता है कि सक्रियता से ज्ञान का निर्माण होता है। जीन प्याजे क्या कहते हैं? सक्रियता से ज्ञान का निर्माण होता है। सक्रियता से ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? अगर आपको कुछ ज्ञान अर्जन करना है, कुछ जानना है, कुछ समझना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले व्यक्ति को सक्रिय रहना जरूरी होता है। सक्रिय मीन्स हमेशा एक्टिव मोड में, ताकि अगर कहीं ज्ञान बट रही है, हम एक्टिव रहेंगे तभी तो हम वहां जा सकते हैं। अगर एक्टिव नहीं रहेंगे तो वहां नहीं जाएंगे और ना ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए सक्रियता, ज्ञान प्राप्ति के लिए सक्रियता बहुत ज्यादा जरूरी होता है और ये कहा है जीन प्याजे ने। क्या आपको समझ में आ गया? जीन प्याजे ने कहा, मैं फिर से एक बार बता देता हूं। जीन प्याजे ने कहा कि ज्ञान का अगर आपको अर्जन करना है तो आपको सक्रियता रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एक्टिव मूड में हमेशा रहना जरूरी है, तभी आप ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं। नहीं तो आप अनएक्टिव रहेंगे और सक्रियता रहेंगे, आप सक्रिय नहीं रहेंगे तो ज्ञान बट रहा होगा और आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान बांट करके कोई आपके पास में चला जाएगा लेकिन आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। आप विद्यालय में जाएंगे और आप सक्रिय नहीं रहेंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ये कौन कहता है? ये कहता है जीन प्याजे का सिद्धांत, रचनावादी दृष्टिकोण या रचनावादी सिद्धांत में। अब बात कर लेते हैं कि दूसरा मनोवैज्ञानिक का नाम है लिव वाइगोत्स्की। क्या नाम है? वाइगोत्स्की, लिव वाइगोत्स्की। दूसरा नाम है लिव वाइगोत्स्की। थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की। थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की क्या कहता है कि ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, कोई व्यक्ति ज्ञान कैसे अर्जन करता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक संदर्भ में ज्ञान का निर्माण, मतलब सामाजिक संदर्भ में, समाज के नजरिया से, समाज में जो कुछ हम सीखते हैं वह ज्ञान का निर्माण होता है। सामाजिक संदर्भ में
ज्ञान का निर्माण होता है। दो मनोवैज्ञानिक है, और मैंने पहले ही बता दिया था कि मनोविज्ञान में बहुत पहले से ही मतभेद चलता आ रहा है मनोवैज्ञानिकों के बीच में। तो मनोवैज्ञानिकों के बीच में जब ऐसा मतभेद चलते आ रहा है, तो क्यों ना इस विषय वस्तु पर, क्यों ना रचनावादी दृष्टिकोण या सिद्धांत पर भी मतभेद हो। इसीलिए दो मनोवैज्ञानिकों का सिद्धांत प्रमुख माना जाता है। एक का नाम है जीन पियाजे, दूसरा का नाम है लिव-वाइगोत्स्की। लिव-वाइगोत्स्की कहता है, एक तो समझ गए कि सक्रियता से ज्ञान का निर्माण होता है। कौन कहता है? जीन पियाजे की अगर आपको जीवन में कभी भी ज्ञान की जरूरत हो तो हमेशा एक्टिव मूड में रहिए। और मैं भी इस बात को मानता हूं, अगर आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, अगर आप दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमेशा 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 के लिए एक्टिव रहना सीख लीजिए। आलसी लोगों को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो जीन पियाजे जी का जो सिद्धांत है रचनावादी दृष्टिकोण, उसमें इन्होंने बताया है कि आप जब ज्ञान का प्राप्ति करेंगे तो आपको एक्टिव रहना जरूरी है। दूसरा एक मनोवैज्ञानिक है, कहते हैं सामाजिक संदर्भ में ज्ञान का निर्माण। सामाजिक संदर्भ में, समाज के अनुसार क्या सही है क्या गलत है, सामाजिक संदर्भ में हमारा समाज के प्रति क्या सोच है, समाज का मेरे प्रति क्या सोच है, मतलब इस सिलसिले में ज्ञान का अर्जन होता है। तो ये हो गया सामाजिक दृष्टिकोण से ज्ञान का निर्माण। और एक हो गया सक्रियता से ज्ञान का निर्माण। तो आपको मैं पूछना चाहता हूं कि आपको कौन सा अच्छा लगता है ज्ञान के निर्माण में? अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आपको कौन सा रास्ता अपनाना है? पहला, या तो समाज से जुड़े रहिए, सामाजिक संदर्भ में ज्ञान अर्जन कीजिए, समाज के बारे में समझिए, विचारिए, उस पर निष्कर्ष निकालिए, उसके बारे में बात कीजिए, समाज में कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या उससे मुझे फायदा हो रहा है। ये सामाजिक संदर्भ में हमें कितना ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा रास्ता यह है जीन पियाजे जी का, कहता है सक्रियता से ज्ञान का निर्माण होता है कि हमेशा अगर कहीं ज्ञान बट रहा है, अगर कहीं बुद्धि बट रहा है, अगर कहीं कोई नॉलेज की बात कर रहा है, तो हम एक्टिव रहेंगे, तभी हम उनके बात को सुनेंगे और हमारे जीवन में ज्ञान का निर्माण होगा। अगर हम एक्टिव नहीं रहेंगे तो ज्ञान का निर्माण नहीं होगा। इस पर दोनों मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना कुछ विचार दिए हैं कि ज्ञान का निर्माण किस किस प्रकार से होता है, कैसे कैसे होता है। इन्होंने बताया है, जीन पियाजे ने, कि संवेदी प्रेरक चरण के द्वारा ज्ञान का निर्माण होता है। दूसरा, पूर्व प्रचलन के द्वारा ज्ञान का निर्माण होता है। तीसरा, सक्रियात्मक चरण के द्वारा ज्ञान का निर्माण होता है। और चौथा, औपचारिक प्रचलन के चरण के द्वारा ज्ञान का निर्माण होता है। इसी में लिव-वाइगोत्स्की मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने ज्ञान के निर्माण के लिए क्या कहा है कि सामाजिक निर्माण रहना चाहिए, तभी ज्ञान का निर्माण होगा। दूसरा, सहयोग, एक दूसरे से समाज में सहयोग करेंगे तो ज्ञान का निर्माण होगा। तीसरा, संस्कृति, आप संस्कृति के अनुसार से चलेंगे तो आपका ज्ञान का निर्माण होगा। ये आप लोगों के ऊपर मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूं कि ज्ञान का अगर निर्माण करना हो तो दोनों में से क्या अच्छा रहेगा। आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि दोनों में से क्या अच्छा रहेगा। मैं अपना एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं कि मैं जो मानता हूं ज्ञान के निर्माण के लिए दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें सामाजिक ज्ञान भी रहना जरूरी है, सामाजिक संदर्भ में भी ज्ञान रहना जरूरी है। क्योंकि समाज का ज्ञान नहीं रहेगा तो हम तो इसी पृथ्वी पर रहते हैं, हम तो इसी समाज में रहते हैं। अगर इस समाज का अगर ज्ञान हमें नहीं होगा तो हम अच्छे से नहीं रह सकते, इस समाज में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमको ये ज्ञान भी जरूरी है, सामाजिक ज्ञान, सामाजिक संदर्भ में ज्ञान अर्जन करना। और दूसरा क्या है? सक्रियता से ज्ञान का निर्माण करना। अगर हम सक्रिय नहीं रहेंगे तो हम समाज में भी अगर जा करके रहेंगे, समाज के लोगों से भी बात करेंगे, तो हम ज्ञान का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसको पूरा करने के लिए इसका बहुत ज्यादा जरूरी है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हमको ज्ञान अर्जन करना है तो सामाजिक संदर्भ में ज्ञान अर्जन करने के लिए भी सक्रियता से ज्ञान का निर्माण करना जरूरी होता है। समाज में कोई चीज कोई आया, ठीक है, चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में अगर चल रहे हैं तो सरकार के तरफ से बहुत सारे घोषणाएं होती है और बहुत सारे बताए जाते हैं। चुनाव आयोग के तरफ से एक्सप्लेन किया जाता है, गांव गांव घर घर बताना आता है वोट डालना क्यों जरूरी है। ये ज्ञान बांटते रहता है कि वोट डालना क्यों जरूरी है।
ये आपके समाज में आकर के बताता है कि वोट डालना क्यों जरूरी है। लेकिन जब आप वहां एक्टिव होकर के जाएंगे तभी आप उस चीज को समझ पाएंगे। अगर आप वहां है लेकिन एक्टिव नहीं है तो आपको उससे कोई चीज सीख नहीं मिलेगी। आप क्लास में जाते हैं ज्ञान अर्जन करने के लिए, अगर आप क्लास में है ज्ञान अर्जन करने के लिए गए हैं लेकिन आपका मस्तिष्क, आपका ध्यान, आपका मन कहीं और है, इसका मतलब हो गया आप एक्टिव मोड में नहीं है। और जब आप एक्टिव मोड में नहीं रहेंगे, आपका ध्यान कहीं और रहेगा, तो उस बीच में ज्ञान का निर्माण नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से यह दोनों एक दूसरे के पूरक है। लोगों को सामाजिक दृष्टिकोण से भी ज्ञान का निर्माण करना चाहिए और दूसरा सक्रियता से भी ज्ञान का निर्माण करना चाहिए। लेकिन दोनों परिस्थिति में दुनिया का कोई भी ज्ञान अगर आपको अर्जन करना है तो सक्रियता यानी एक्टिव रहना जरूरी है, जो मेरे लिए जीन पियाजे जी का सिद्धांत रचनात्मक दृष्टिकोण या सिद्धांत बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। शॉर्ट समय में बहुत सटीक तरीका से मैंने आपको बताने का काम किया है। रचनात्मक दृष्टिकोण या रचनात्मक सिद्धांत को जानने का मौका मिला और इस सिद्धांत में दो थ्योरी है, एक जीन पियाजे जी का और दूसरा लिव वाइगोत्स्की का। अब इसके बारे में आप लोग और विशेष अध्ययन कीजिए और बताइए कि दोनों में से किनका सिद्धांत अच्छा है रचनात्मक दृष्टिकोण से। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को पता है कि 4th सेमेस्टर का एग्जाम शुरू हो चुका है। उसी सिलसिले में आज साइकोलॉजी का भी एग्जाम था, यानी 12 दिसंबर को साइकोलॉजी पेपर 5 का एग्जाम था। पेपर 5 के एग्जाम को लेकर के उसमें जो क्वेश्चन जितने आए हैं उस सभी क्वेश्चन को लेकर के हम यह एनालिसिस क्लास रखे हैं। जो आप एग्जाम दे करके आए हैं तो आप कितना ऑब्जेक्टिव सही बनाए हैं, कितना शॉर्ट आंसर सही बनाए हैं और कितना सब्जेक्टिव सही बनाए हैं। तो इस वीडियो में इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और जितने भी एग्जाम होंगे साइकोलॉजी का उस सभी पर हम एनालिसिस करेंगे। हम सभी मिल करके जब पढ़ते हैं तो सभी मिल करके क्वेश्चन पर एनालिसिस करना भी जरूरी है। हम बार बार कहते रहते हैं कि अपने लुक से ज्यादा अपने बुक पर ध्यान दीजिए, तभी आपका एग्जाम बेस्ट हो सकता है और आप अपने दुनिया में जल्दी से कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर देखेंगे तो इसमें क्या कहा था, आज का जो क्वेश्चन है उसको हम देखे हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में टोटल ऑब्जेक्टिव जो आंसर देना था, ऑब्जेक्टिव वह 10 क्वेश्चन का। कितना क्वेश्चन का? 10 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव था। 10 क्वेश्चन में हमको एक क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव सही हो जाता है तो 2 नंबर मिलता है। तो 10 था तो 10 गुना 20 नंबर का यह ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो गया। 20 नंबर का क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो गया, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 10 क्वेश्चन था। 10 गुने 2 बराबर 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद शॉर्ट आंसर जो 5-5 नंबर का होता है, तो शॉर्ट आंसर जो आप लिखे होंगे उसमें से कितना लिखना था? 4 क्वेश्चन बनाना था। शॉर्ट आंसर में से 4 क्वेश्चन बनाना था। शॉर्ट आंसर ये जो है आप देख रहे हैं, ये ग्रुप बी, ग्रुप बी, इसको बी रख देते हैं, इसको ए रख देते हैं, बी और ये सी ग्रुप। तो ग्रुप बी जो है वह 4, ग्रुप बी में से 4 क्वेश्चन का उत्तर देना था। एक क्वेश्चन 5 नंबर का, 4 क्वेश्चन का उत्तर देना था और एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 5 चौक 20 नंबर हो गया यह। अब लॉन्ग आंसर ग्रुप सी की बात कर लेते हैं। तो ग्रुप सी में 3 क्वेश्चन का आंसर देना था। कितना क्वेश्चन का? 3 क्वेश्चन का आंसर देना था। ये 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 10 नंबर मिलेगा, 3 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 30 नंबर मिलेगा। 10-10 नंबर का है तो हमको 30 नंबर मिल जाएगा। अगर इसको काउंट करेंगे तो हमारा 70 नंबर का यह साइकोलॉजी का एग्जाम था। कितने नंबर का? 70 नंबर का। 70 नंबर में से 20 नंबर ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर 20 नंबर और लॉन्ग आंसर 30 नंबर। टोटल काउंट करेंगे तो 70 नंबर का हमारा एग्जाम था। 70 नंबर का साइकोलॉजी का एग्जाम था। अब इसके क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, जो ऑब्जेक्टिव में कैसा कैसा क्वेश्चन था। ऑब्जेक्टिव में क्या आप लोग जो बनाए हैं वह आंसर सही है या नहीं है। जब हम आंसर को देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव कहता है कि 10 क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसमें सबसे पहला है ए का बात करें, कहता है निम्नलिखित में से किस संस्था ने डीएसएम वर्गीकरण प्रणाली विकसित किया। तो वर्गीकरण प्रणाली विकसित किया है, डीएसएम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डेवलप जो किया है
उसका नाम है एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। क्या है? एपीए, 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 एपीए का होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन होता है। उन्होंने ही डीएसएम सिस्टम को डेवलप किया है। क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। बी में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा असामान्य व्यवहार की विशेषता है? असामान्य व्यवहार मतलब बच्चों होता है जो सभी से हटकर हो। जैसे सभी लोग नॉर्मली व्यवहार करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, खाना खाते हैं, सब सोच समझ के कुछ बोलते हैं, रहते हैं, ये नॉर्मली है। लेकिन एबनॉर्मल कौन होते हैं? एबनॉर्मल होते हैं असामान्य व्यवहार वाले। जैसे सभी लोगों से कुछ अलग व्यवहार करना। जैसे मान लेते हैं पागल। अब आप अगर आपके आसपास पागल होगा तो पागल को आप देखेंगे कि वह सबसे अलग व्यवहार करते रहता है। अभी ठंड का मौसम चल रहा है, वह ठंड के मौसम में भी कपड़ा सब खोल के चलता रहेगा, वह एबनॉर्मल होता है, असामान्य व्यवहार होता है। तो इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा असामान्य व्यवहार की विशेषता है? जिसमें से पहला है कमजोर समायोजन। बिल्कुल सही बात, उसका सबके साथ नहीं बनता है, कमजोर समायोजन रहता है। अव्यवस्थित व्यक्तित्व, उसका पर्सनालिटी जो है व्यवस्थित नहीं रहेगा, अव्यवस्थित रहेगा। कपड़ा पहना है तो कैसे पहना है कोई था पता नहीं, कितना गंदा है, मतलब उसका दाढ़ी मूछ, मतलब एक अलग दिखना, अलग दिखना मतलब अव्यवस्थित ढंग से उसका व्यक्तित्व है। और संवेगात्मक परिपक्व, संवेगात्मक अपरिपक्वता, संवेगात्मक अपरिपक्वता, परिपक्वता उसके अंदर नहीं रहते, अपरिपक्वता है, तभी वह असामान्य होता है, जिसको हम लोग मेंटल कहते हैं, जिसको हम लोग बोलचाल के भाषा में पागल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, बी का आंसर हो जाएगा 4, इनमें से सभी। सी का बात कर लेते हैं। तो इनमें से किसे आधुनिक चिकित्सा का जनक माना जाता है? आधुनिक चिकित्सा का जहां तक बात है जनक की, तो हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। किसको? हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। हिप्पोक्रेटस को आधुनिक चिकित्सा का जनक माना जाता है। लेकिन जब हम और इसके अंदर गहराइयों में चलेंगे तो इनको साथ देने वाला विलियम वुसलर है। कौन? विलियम वुसलर, विलियम वुसलर है। तो ए होगा इसका आंसर 1। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक चिकित्सा का जनक माना जाता है? तो वो होगा ए, हिप्पोक्रेटस। जो लगाए होंगे जो बच्चे, उसका सही हो गया 1 नंबर। उसके बाद डी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। इसमें कहता है निम्नलिखित में से किसने मनोगतिकी मॉडल को विकसित किया है? तो हम सभी जानते हैं फ्राइड नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, सिगमंड फ्राइड, उन्होंने मनोगतिकी पर अपना काम किया। तो 1 नंबर जो होगा वो लगा दीजिएगा, तो आंसर हो गया होगा उन बच्चे का 1 नंबर। फ्राइड ने मनोगतिकी मॉडल को विकसित किया है, समझ में आ गया? फ्राइड होगा इसका सही आंसर 1। अब हम आप लोग याद कीजिए कि जब हम साइको एनालिसिस पढ़ा रहे थे, मनोगतिकी या मनोविश्लेषण, उसमें मैंने बताया था कि मन के, सिगमंड फ्राइड ने मन के 2 पहलू बताए हैं। पहला का नाम है आकारात्मक पक्ष, दूसरा का नाम है गत्यात्मक पक्ष। आकारात्मक पक्ष हमारे मन के स्ट्रक्चर को बताता है और गत्यात्मक पक्ष हमारा मन काम कैसे करता है इसके बारे में बताता है। आकारात्मक पक्ष में मैंने बताया था, क्या क्या बताया था? चेतन, अर्धचेतन, अचेतन के बारे में। गत्यात्मक पक्ष में मैंने बताया था ईड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में। तो आप लोग पढ़ लेंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो पिछले जो बैक वाला वीडियो होगा वह जरूर देख लेंगे, सिगमंड फ्राइड का थ्योरी। आगे बढ़ते हैं, डी तो हो गया। उसके बाद है ई। निम्नलिखित में से कौन सा मनोस्नायु विकृति है? निम्नलिखित में से कौन सा मनोस्नायु विकृति है? साइकोन्यूरोटिक डिजॉर्डर कौन सा है? तो इसमें से मनोग्रस्ती बाध्यता विकार है, फोबिया है, हिस्टीरिया है, ये सभी क्या है? यह सभी क्या है? साइकोन्यूरोटिक डिजॉर्डर है। साइकोन्यूरोटिक डिजॉर्डर में फोबिया आता है, मनोग्रस्ती आता है, हिस्ट्रिया आता है, ये सब बीमारी जो है मनोगत की मनोस्नायु विकृति का लक्षण है। एफ नंबर कहता है इनमें जो ई बताए हैं इनमें से सभी आंसर होगा 4 नंबर। अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन 5। अगला क्वेश्चन है एफ। एफ में कहता है भीड़ भाड़ वाली जगहों पर डर को किस नाम से जाना जाता है? जब जहां भीड़ भाड़ लगती है उस जगह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें है ऑप्शन में एगोराफोबिया, हाइड्रोफोबिया, लोगोफोबिया,
एक्रोफोबिया, इसमें से होगा लोगोफोबिया, क्योंकि लोगों की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है, लोगोफोबिया है आंसर 3। हाँ, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं जी। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविदलता का लक्षण है? इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी, जी का इनमें से सभी, इसमें से सभी, जी का। अगला है एच। एच में कहता है निम्नलिखित में से किस एक विशिष्ट अधिगम और क्षमता पाई जाती है? तो एडीएच अधिगम क्षमता पाई जाती है। आई का देखेंगे, आई का कहता है ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार की विशेषता, यानी एडीएचडी। एडीएचडी किस से होता है? इसका विशेषता क्या है? एडीएचडी का विशेषता क्या है? तो इसका विशेषता तीनों है, ध्यान न देने के पैटर्न, अति सक्रियता और संवेगशीलता। इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो 4 नंबर होगा, इसमें से सभी। क्या होगा? इसमें से सभी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्धिक विकार है? बौद्धिक विकार कौन सा है? तो उसमें से है फ्राजाइल एक्स सिंड्रोम, एडीएचडी सिंड्रोम, ऑटिज्म। तो इसीलिए इनमें से सभी होगा। क्या होगा? इनमें से सभी, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, एडीएचडी और ऑटिज्म। इस तीनों में से लगाने के लिए आपको नीचे जो 4 नंबर है इनमें से सभी, वो आंसर सही होगा। जो बच्चे ये लगाए होंगे उसका सही आंसर हो गया होगा। जैसे एक बार मैं फिर से लिखा देता हूं, ये शॉर्ट ऑब्जेक्टिव का जो मैं बात करूं, ऑब्जेक्टिव का ए का होगा 2, ए का 2, बी का 4, बी का 4, ए बी, सी का क्या होगा? सी का ए, सी का ए, डी का ए, डी का ए, ई का 4, ई का 4, एफ का 3, एफ का 3, जी का 4, जी का 4, एच का ए, एच का ए, सॉरी, एच का 1 होगा। और उसके बाद है आई का 4, आई का 4, और उसके बाद है जे का, जे का भी 4, जे का भी 4। तो ये 10 है, और जो इस तरह से ये सब टिक लगाए होंगे उसका 10 में से 10 क्वेश्चन बना लिए हैं तो 20 नंबर मिलेगा। सब्जेक्टिव में आप लोग जैसा लिखे होंगे वैसा नंबर मिलेगा। तो फिर इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट जो एग्जाम होगा उस पर भी बात करेंगे। इसमें से शॉर्ट आंसर कुछ पढ़ लेते हैं। असामान्य व्यवहार के स्वरूप का वर्णन कीजिए। असामान्य व्यवहार के स्वरूप कैसा होता है? जो व्यक्ति असामान्य व्यवहार करता है उसका स्वरूप कैसा होता है? वो पागल की तरह रहता है, वो सबसे अलग व्यवहार करता है। ये सब उसके बारे में लिखना था शॉर्ट आंसर में, एक पेज में। उसके बाद था विकारों के वर्गीकरण की, अभी जो बताए हैं डीएसएम, उसके बारे में लिखना था। तीसरा है मनोग्रस्ती व्याधिकारी विकार के लक्षणों का वर्णन करें। मतलब इस 6 क्वेश्चन में से किसी 4 का आंसर देना था। 3 नंबर में कहता है ग्रुप सी में कि किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिसमें से 5 क्वेश्चन था, 5 में से 3 का आंसर देने था। वही है असामान्य मनोविज्ञान के ऐतिहासिक विकास का वर्णन करें। कैसे कैसे असामान्य मनोविज्ञान विकसित किया है, विकास किया है, उसके बारे में कहता है लिखने के लिए। दूसरा कहता है फोबिया के लक्षण और कारणों का वर्णन करें। फोबिया एक बीमारी है, उसका लक्षण और कारण का वर्णन करने के लिए कहता था। उसके अगला क्वेश्चन है मनोविदलता के लक्षण और कारण। मनोविदलता भी एक बीमारी है, उसका लक्षण और कारण कहता है लिखने के लिए। बौद्धिक अक्षमता से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख प्रकारों के विवेचना करें। और लास्ट क्वेश्चन है ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार की प्राकृतिक और लक्षणों का वर्णन करें। इसमें से जो बच्चे 3 क्वेश्चन दे दिए होंगे तो टोटल 70 नंबर में से मैं जो उम्मीद करता हूं आप सभी को, अगर ऑब्जेक्टिव सही हो गया होगा
तो 70 नंबर में से ऑब्जेक्टिव सही है। अगर किसी बच्चे का 20 नंबर नहीं मिला, अगर बच्चे का मान के चलते हैं कुछ क्वेश्चन से गलती हो गए, हम 10 नंबर भी मान के चलते हैं, 10 नंबर इसमें से मिलेगा, इसमें से 15 नंबर मिलेगा, 5 क्वेश्चन अगर लिख दिए होंगे तो 15 नंबर ये हो गया। और 30 नंबर का ये है, अगर लिखे होंगे बच्चे एक क्वेश्चन का दो पेज में, तो उसको मिलेगा 10 नंबर का है, कम से कम 8 नंबर तो मिलेगा। तो 8 दूना 8 त्रिक 24, 24 नंबर ये हो गया। 25 और 5 30, 30 10 40 और 10 50, मतलब लमसम 50 नंबर के अप्रोक्स ऊपर नीचे, 50 में 5 नंबर अधिक आ सकता है, 50 में 5 नंबर कम आ सकता है। तो इसी 50 के ऊपर नीचे सभी बच्चे का नंबर रहेगा, जो अच्छा नंबर है। अगर अच्छा नंबर अधिक आ जाए, किसी का 60 नंबर आ जाए तो और बेस्ट है, ये अच्छी बात है। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाला है पेपर नंबर 6 का, उस पर भी हम लोग, उस क्वेश्चन पर भी हम लोग एनालिसिस करेंगे कि उस क्वेश्चन का कैसे क्या है। लेकिन हाँ, एक सूचना, बहुत सारे बच्चे लेट पहुंचते हैं। आप सभी को पता है कि ठंड को लेकर के विश्वविद्यालय द्वारा एग्जाम का जो डेट में और एग्जाम का जो समय में परिवर्तन किया है, वो इस प्रकार होता है कि आपका सुबह वाला फर्स्ट सिटिंग वाला एग्जाम जो है कितने बजे से होता है, 9:30 बजे कॉपी और क्वेश्चन मिल जाता है 9:30 बजे, और 12:30 बजे आपसे ले लिया जाता है, तो 3 घंटे हो गए। दूसरा सिटिंग जो है वह 2 बजे से एग्जाम होती है। कितने बजे से? 2 बजे से एग्जाम होती है। दूसरा सिटिंग पहले होता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, वह एग्जाम 1 बजे कर दिया गया है, क्योंकि शाम ज्यादा हो जाएगी 5 बजे, इसीलिए उसको थोड़ा सा खींच करके लेकर के आया है, सही समय को पकड़ने के लिए। वह एग्जाम 1 बजे, सेकेंड सिटिंग वाला एग्जाम 1 बजे शुरू होगी और 4 बजे खत्म हो जाएगी। 1 बजे शुरू होगी तो 1 2 3 4, 3 घंटा हो गया ना, तो 3 घंटे का एग्जाम होता है और 4 बजे आपसे क्वेश्चन ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चे अभी तक ये सोचते हैं कि 2 बजे से एग्जाम है, सेकेंड सिटिंग में 2 बजे से एग्जाम है। बहुत सारे बच्चे को मैंने कल एग्जाम लिया, वैसे बच्चे जो लेट आते थे, 2:30 बजे तक बच्चे आए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एग्जाम का जो समय है वह थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया गया ठंड को देखते हुए। अब हम मिलते हैं फिर किसी नए क्वेश्चन और नए वीडियो में पढ़ाने के साथ। तब तक पढ़ाई लिखाई कीजिए और अच्छे से एंजॉय कीजिए और अच्छा से एग्जाम दे करके अपने मम्मी पापा समाज का नाम रोशन कीजिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का जो ये क्लास होने वाला है, ये क्लास सिगमंड फ्राइड का एक थ्योरी है, साइको एनालिटिक थ्योरी, या उसी थ्योरी का नाम साइकोडायनामिक थ्योरी है, जिसको हिंदी में मनोविश्लेषण कहते हैं। इसी पर आधारित है। हम सभी जानते हैं कि सिगमंड फ्राइड जो है वह ऑस्ट्रिया के वियन के रहने वाले थे। इनको आधुनिक और सामान्य मनोविज्ञान का पहला, आधुनिक और सामान्य मनोविज्ञान का पहला जनक माना जाता है। ये पहला ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्हें आधुनिक और सामान्य मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है साइको एनालिटिक, या उसी का दूसरा नाम है साइकोडायनामिक थ्योरी। साइको एनालिटिक या साइकोडायनामिक दोनों थ्योरी एक ही है, नाम अलग अलग दे दिया गया है। जैसे एक आदमी का 2 नाम होता है, ठीक उसी तरह से साइको एनालिटिक थ्योरी और साइकोडायनामिक थ्योरी 2 नहीं है, नाम एक ही है, लेकिन उच्चारण 2 है, जिसको हिंदी में मनोविश्लेषणवाद कहते हैं। अब यह साइकोडायनामिक थ्योरी या साइको एनालिटिक थ्योरी, यह जो मनोविश्लेषणवाद है, इसके जनक हम सभी जानते हैं कि सिगमंड फ्राइड है। कौन है? सिगमंड फ्राइड, जो ऑस्ट्रिया के वियन के रहने वाले थे और उन्हें आधुनिक और सामान्य मनोविज्ञान के पहला जनक माना जाता है। ये सबसे बड़ी बात है कि कोई ऐसा फर्स्ट मनोवैज्ञानिक है जिन्हें असामान्य मनोविज्ञान के जनक माना जाता है, वो भी पहला। इन्होंने जो काम किया बच्चों, इन्होंने मन के ऊपर काम किया। किसके ऊपर काम किया? मन के ऊपर। हर किसी व्यक्ति में एक मन होता है। मन मेरा नहीं करता है उठने का, मन मेरा नहीं करता है सोने का, मन मेरा नहीं करता है कहीं जाने का, मन मेरा नहीं करता है ये करने का वो करने का। मतलब ये मन जो है, इसी मन पर इन्होंने अपना अध्ययन किया, मनोविश्लेषण किया। मनोविश्लेषण नाम से ही स्पष्ट है, मनोविश्लेषण, मन का विश्लेषण। इन्होंने मन पर काम किया है। कौन काम किया है? अगर एक बात और छोटी सी, कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि मनोविश्लेषणवाद, या रहेगा इंग्लिश में साइको एनालिटिक थ्योरी के जनक कौन है, तो सिगमंड फ्राइड। साइकोडायनामिक थ्योरी के जनक कौन है, तो सिगमंड फ्राइड। यहां पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल बात
नहीं है। दोनों के ही जनक सिगमंड फ्राइड है। ये भी पूछ सकता है मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है, तो सिगमंड फ्राइड। और सामान्य मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है, तो सिगमंड फ्राइड का। मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आते हैं। तो इन्होंने किस पर काम किया, मन के ऊपर काम किया। और इन्होंने मन के बारे में कहता है कि मन के जो है दो पहलू होते हैं। मन के कितने पहलू होते हैं, मन के दो पहलू होते हैं। एक का नाम है आकारात्मक पहलू और दूसरा का नाम है गत्यात्मक पहलू। एक का क्या नाम है, आकारात्मक पहलू, और दूसरा का नाम है गत्यात्मक पहलू। अब ये आकारात्मक पहलू और गत्यात्मक पहलू क्या होता है। आकारात्मक पहलू जो है मन का, वह स्ट्रक्चर को बताता है, संरचना को बताता है कि हमारा मन का संरचना कैसा है, दिखने में कैसा है, वह संरचना को बताता है, स्ट्रक्चर को बताता है आकारात्मक पहलू। स्ट्रक्चर और संरचना दोनों एक ही है। स्ट्रक्चर को हिंदी में संरचना कहते हैं। तो स्ट्रक्चर संरचना को बताता है, कौन बताता है, आकारात्मक पहलू। दूसरा है गत्यात्मक पहलू। दूसरा क्या है, गत्यात्मक पहलू। गत्यात्मक पहलू जो है वो क्या करता है, हमारा मन काम कैसे करता है, इसको बताया है कौन, गत्यात्मक पहलू। जैसे वर्किंग, हमारा मन काम कैसे करता है, काम कैसे करता है हमारा मन, इसको बताता है कौन, गत्यात्मक पहलू। और मन के स्ट्रक्चर को बताता है कौन, आकारात्मक पहलू। और मन के गत्यात्मक आकारात्मक पहलू बताता है कि मन हमारा, मन का स्ट्रक्चर कैसा है। तो आप समझ गए बच्चों कि दो तरह के इन्होंने बात किया, दो पहलू पर बात किए हैं। मन के बारे में कहा है कि यह जो दो पहलू मन के होते हैं, एक का होता है आकारात्मक, दूसरा होता है गत्यात्मक। आकारात्मक पहलू हमारे स्ट्रक्चर को बताता है और गत्यात्मक पहलू हमारा मन काम कैसे करता है उस पर बताता है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। इसमें कहता है कि आकारात्मक पहलू, आकारात्मक पहलू में यह मन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप बोर्ड पर देखे होंगे, यह एक त्रिभुज आकार है, त्रिभुज का आकार है। इसमें से इतना जो है वह चेतन होता है, इतना जो है यह अर्धचेतन होता है, और इतना जो है यह अचेतन होता है। अब हम बात कर लेते हैं। तो चेतन मन कितना होता है, एक होता है। अर्धचेतन मन एक होता है, और अचेतन मन 4/3 होता है, चार हिस्सा में होता है। तो आप समझ सकते हैं। अब मन में यह सवाल आता होगा कि चेतन क्या होता है, चेतन क्या होता है। देखिए बोर्ड पे नजर डालिए, जो हमें पता होता है। चेतन किसे कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, चेतन मन किसे कहते हैं। तो जो हमें पता होता है उसे चेतन मन कहते हैं। तो हमें क्या पता है, जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि आपके फादर का क्या नाम है, आप तुरंत बता देंगे। मतलब क्या, ये हुआ कि आपको ये चीज पता है। तो ये हो गया चेतन। मतलब जो चीज आपको पता है उसे चेतन मन कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे आपका घर कहाँ हुआ, आपका ग्राम कौन सा है, आपका पोस्ट कौन सा है, आपका पुलिस स्टेशन कहाँ है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये सब आपको पता है। जो आपके नॉलेज में है, जो आप जानते हैं, उसको चेतन मन कहा जाता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। जो आपको पता होता है, हमको पता होता है, वह चेतन मन कहलाता है। दूसरा है अर्धचेतन। दूसरा क्या है, अर्धचेतन, मतलब आधा चेतन और आधा चेतन नहीं। अर्धचेतन में कहता है जो हमें पता होता है लेकिन बता नहीं पाते हैं। आपके मन में बहुत सारे ऐसे चीजें होगी बच्चों कि आपको पता होता है लेकिन आप किसी को बता नहीं पाते हैं। तो जो आपको पता है और बता नहीं पाते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो इसको कहते हैं अर्धचेतन मन। क्या कहते हैं, अर्धचेतन, मतलब आधा चेतन में है, आधा चेतन में नहीं है। वो कहता है कि मुझे पता है लेकिन मैं बता नहीं पा रहा हूं। जैसे कुछ चीज बातें ऐसे होती है जो कहते हैं हम लोग बोलचाल की भाषा में, कुछ बात पूछते हैं या कहीं का नाम पूछते हैं, किसी का नाम पूछते हैं, तो उसका नाम पता रहता है, याद रहता है, लेकिन बता हम नहीं पाते। जैसे कहते हैं कि पेट में है और मुंह में नहीं आ रहा है। किसी का बात, किसी का नाम पेट में है और मुंह में नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया, अर्धचेतन मन। मतलब आधा चेतन में है और आधा चेतन में नहीं है। अर्धचेतन समझ गए। चेतन हो गया कि जो हमें पता होता है वह चेतन,
अर्धचेतन जो हमें पता होता है लेकिन हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, उसको अर्धचेतन कहते हैं। दूसरा है अचेतन। तीसरा तीसरा क्या है? अचेतन। अचेतन में कहता है जो हमें याद नहीं रहता है, मस्तिष्क पर जोर डालने पर याद आ जाता है। अचेतन क्या होता है कि हमें जो याद नहीं रहता है, हम कभी उसे देखे थे, हमको याद नहीं है, लेकिन दिमाग पर जोर डालते हैं, मस्तिष्क पर जोर डालने पर याद आ जाता है, तो यह क्या हो गया? यह हो गया अचेतन मन। सपोज दैट आपसे घर में कोई अगर सोने का कुछ कहीं रखा गया है, कान वाला हो या नाक वाला हो या कुछ ऐसा गोल्ड हो जो कहीं रखा गया है, और वो आपको याद नहीं आ रहा है कि आप कहाँ रखे हैं, तो इस वक्त हम लोग क्या करते हैं कि दिमाग पर जोर डालते हैं कि कहाँ हम रखे थे, कहाँ हम रखे थे। अपना मस्तिष्क पर जोर डालते हैं। किस तरह से डालते हैं कि पहले हम क्या काम कर रहे थे वहां ढूंढेंगे, फिर उसके बाद कहाँ गए उसको वहां पे पूरे ढूंढ लेंगे, फिर उसके बाद क्या काम कर रहे थे या कहाँ गए थे वहां पे ढूंढेंगे। तो धीरे धीरे जैसे हम मस्तिष्क पर ध्यान देंगे तो हमको वो चीज कहीं ना कहीं मिल जाएगा, याद आ जाएगा कि अच्छा हम यहाँ रखे हैं। तो ये क्या हो गया? अचेतन मन। समझ में आ गया बच्चों? अभी मैंने 3 मन के बारे में बताया। 3 मन। मन क्या होता है? मन हर किसी व्यक्ति के अंदर होता है। सिगमंड फ्राइड ने कहा कि मन के जो स्ट्रक्चर होता है उसका 3 पहलू होता है। एक का नाम है चेतन, दूसरा का नाम है अर्धचेतन और तीसरा का नाम है अचेतन। अर्धचेतन और चेतन जो है, जो हमें पता होता है उसे हम चेतन कहते हैं। जो हमें पता होता है और बता नहीं पाते हैं उसको हम अर्धचेतन कहते हैं। और जो हमें पता होता है, जो हमें पता होता है लेकिन हम बता नहीं पाते हैं और दिमाग पर ज्यादा जोर डालते हैं, उसके बाद हम बता पाते हैं, तो यह क्या हो गया? अचेतन मन हो गया। समझ में आ गया? बढ़ते हैं आगे। अब इसके बारे में बात करेंगे कि यह गत्यात्मक पहलू हमारा कैसे काम करता है। साइको एनालिटिक थ्योरी में या साइकोडायनामिक थ्योरी में हम लोग मन के आकारात्मक पक्ष को पढ़ लिया है कि मन के 3 पार्ट उन्होंने बताया है। चेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन, तीनों के बारे में बता दिया है कि कौन सा मन क्या कहता है। लेकिन अब ये जो दूसरा पहलू है, दूसरा पहलू का नाम है गत्यात्मक पहलू। गत्यात्मक पहलू क्या होता है? तो गत्यात्मक पहलू जब आप बोर्ड पर देखेंगे, ये गत्यात्मक पहलू है। गत्यात्मक पहलू में इन्होंने कहा कि मन के 3 प्रिंसिपल पर काम करता है। हमारा मन जो है कितने प्रिंसिपल पर काम करता है? 3 प्रिंसिपल पर काम करता है। इन्होंने बताया, सिगमंड फ्राइड ने बताया दूसरा पहलू गत्यात्मक पहलू में कि हमारा मन जो है वह 3 प्रिंसिपल पर काम करता है। कितने प्रिंसिपल पर? 3 प्रिंसिपल पर काम करता है, जिसमें से सबसे पहला है ईड, दूसरा है ईगो, तीसरा है सुपर ईगो। याद हुआ? ईड, ईगो, सुपर ईगो। बस सिंपल से है, याद कर लेना है। 3 पहलू है। 3 पर क्या नाम है? तीनों का 3 प्लेजर है। तीनों प्लेजर का क्या नाम है? ईड, ईगो, सुपर ईगो। ईड, ईगो, सुपर ईगो, 3 है। ईड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, तो देख सकते हैं ईड, ईगो, सुपर ईगो। अब ईड जो है प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। ईड किस पर काम करता है? ईड जो है प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है ईड। यहां लिखा हुआ है ईड जो है प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। काम करता है प्लेजर प्रिंसिपल पर। यह इनका काम क्या है? इनका काम यह है कि इनको किसी भी परिस्थिति में आनंद चाहिए। किसी भी परिस्थिति में क्या चाहिए? आनंद चाहिए। जैसे आप घर में छोटे बच्चे को देखेंगे, घर में कितना भी मजबूरी रहेगा, कुछ भी समस्या रहेगा, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसे अगर कोई खिलौना चाहिए तो चाहिए, उसे उसका फरमाइश पूरा होना चाहिए तो होना चाहिए। ये कौन है? यह ईड करता है, जो अनैतिक चीज सब करता है। नैतिकता उसमें कहीं वास्तविकता नहीं होती, अनैतिक चीज सब करते रहता है जो किसी को अच्छा नहीं लगे। तो छोटे बच्चे में वैसे ही लोग गलती करते रहते हैं, इसीलिए उसको अनैतिक कहा गया है। इसमें लिखा हुआ है कि यह प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। किसी भी परिस्थिति में हमें आनंद चाहिए। ईड में क्या होता है कि किसी भी परिस्थिति में आप घर में कितना भी समस्या हो जाए, लेकिन अगर ईद जग गया है बच्चों के अंदर तो वो सामान लेकर रहेगा जो उसका जिद होता है। ऐसे लोगों में अक्सर जिद पाया जाता है। यह जो है जन्म से ही व्यक्ति में
पाया जाता है, जन्म से ही व्यक्ति में आता है ये जिद्दीपन। ठीक है, इसको अनैतिक कहा जाता है, जो अनैतिक होता है। समझ में आ गया। ईड किस पर काम करता है? प्लेजर प्रिंसिपल पर। इसको किसी भी परिस्थिति में क्या करना है? उसे आनंद चाहिए होती है, खुशी चाहिए होती है, किसी भी परिस्थिति में उसे मजा आना चाहिए। ये ईड का काम है। ईगो, अब हम लोग बात कर लेते हैं ईगो के बारे में। ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, जो रियल है, ऐसा नहीं है कि झूठ है या नहीं है, इस पर काम करता है। जो रियल है, रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, इसीलिए क्या है, रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। बैलेंस बनाकर रखता है, परिस्थिति के अनुसार डिसीजन देता है। ईगो क्या करता है कि ईगो बैलेंस बनाकर रखता है। बैलेंस कैसे बना करके रखता है? इस साइड कौन है? इस साइड लेफ्ट साइड है ईड, बीच में कौन है? ईगो, और इस साइड कौन है? सुपर ईगो। समझ में आ गया। अब बीच में जो ईगो है वह बैलेंस बनाकर रखने का काम करता है। जैसे अभी ये बैलेंस बना हुआ है, दोनों को समान स्थिति में रखा है, बैलेंस बना करके रखने का काम किसका है? ईगो का काम है, बैलेंस बनाकर रखने का काम। इसलिए कहता है बैलेंस बनाकर रखने का काम करता है, या परिस्थिति के अनुसार डिसीजन देता है। यह आराम से रहता है और जैसा परिस्थिति रहता है वैसा डिसीजन देता है। मतलब सबसे ज्यादा जो बुद्धिमान है वह कौन है? वह ईगो है, जो दोनों को बैलेंस बनाकर रखता है, ईड को भी और सुपर ईगो को भी बैलेंस बना करके रखता है। तो तीसरा है सुपर ईगो। सुपर ईगो, सुपर ईगो क्या होता है? सुपर ईगो यह जो है मोरल प्रिंसिपल पर काम करता है। किस पर काम करता है? मोरल प्रिंसिपल पर काम करता है। इसमें जो है सीखने की प्रक्रिया को हम सुपर ईगो कहते हैं। क्या कहते हैं? सीखने की प्रक्रिया को हम सुपर ईगो कहते हैं, जो नैतिकता को बताता है। वास्तविक बात है, अगर आप कोई चीज कुछ सीखना चाहते हैं और सीखते हैं तो उस समय क्या होता है? आप नैतिकता को ज्ञान ले रहे हैं, नैतिकता के आधार पर ज्ञान ले रहे हैं कि मुझे ये चीज सीखना चाहिए। और व्यक्ति अगर जीवन में कुछ भी सीखना चाहता है तो वह उपलब्धि ही उपलब्धि है, क्योंकि वह नैतिकता को जन्म देती है। इसीलिए सुपर ईगो कहता है कि यह मोरल प्रिंसिपल पर काम करता है। सीखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सुपर ईगो कहते हैं, जो नैतिकता को बताता है, जो समाज को भी अच्छा लगता है। सुपर ईगो क्या करता है? ऐसा काम करता है जो नैतिकता को बताता है, जो समाज को भी अच्छा लगता है, वैसा काम सुपर ईगो करता है। तो समझ गए होंगे आप। एक बार फिर से हम शॉर्ट में तीनों के बारे में बता देते हैं। ईड का काम क्या होता है? यह प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। इसको किसी भी परिस्थिति में आनंद चाहिए होती है, खुशी चाहिए होती है, कुछ भी घर में बीत जाए मुझे ये सामान चाहिए तो चाहिए, ये जिद्दीपन होता है ईड के अंदर, जो जन्म से ही आता है और जो नैतिकता को प्रदर्शित करता है। दूसरा है ईगो। ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, यह बैलेंस बनाने का काम करता है, जो सच्चाई है उसी के आधार पर बात करता है और उसी के अनुसार, स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपना डिसीजन देता है। तीसरा का नाम है सुपर ईगो। यह मोरल प्रिंसिपल पर काम करता है। इसमें कहता है कि इसमें सीखने की प्रक्रिया अधिक होती है, सीखने की प्रक्रिया को सुपर ईगो कहते हैं, जो नैतिकता को बताता है। वास्तविक बात है, नैतिकता को बताता है। अगर कुछ आप सीखना चाहते हैं, घर के कार्यों में मदद करना चाहते हैं सीखकर, तो यह नैतिकता को बताता है, जो हमको, परिवार वाले को और पूरे समाज को भी अच्छा लगता है। इसके अलावे सिगमंड फ्राइड का कुछ और थ्योरीज सब है, जिसका मैं नाम लेना चाहूंगा। मूल प्रवृत्तियां दिए हैं सिगमंड फ्राइड। इनका एक थ्योरी है मूल प्रवृत्तियां दिए हैं सिगमंड फ्राइड, जिसमें उन्होंने दो चीज बताया है। दो चीज कौन कौन सा? जिजीविसा बताया है, जिजीविसा जिसमें जीने की प्रवृत्ति होती है। एक टॉपिक है जिजीविसा, उसमें जीने की प्रवृत्ति को इन्होंने बहुत ही अच्छा से बताया सिगमंड फ्राइड ने, जिसमें प्रेम, आत्मा, संरक्षण, ये सभी चीजों को दर्शाया है। दूसरा थ्योरी है इनका मुमूर्षा। थ्योरी नहीं, उसी में है, मूल प्रवृत्तियां में ही उसी में है मुमूर्षा, जिसमें मरने की प्रवृत्ति के बारे में बात किया है। मृत्यु की मूल प्रवृत्तियां क्या होती है, काम, संतुष्टि क्या होता है, इस पर इन्होंने बात किया है मूल प्रवृत्तियां में, जो सिगमंड फ्राइड के थ्योरी है, सिद्धांत है, इसमें इन्होंने बात किया है।
इन्होंने कहा है सिगमंड फ्राइड में कि हमारे शरीर में ग्रंथियां बहुत होती है, लेकिन उस सभी ग्रंथियों में से एक ग्रंथि का नाम है ओडिपस ग्रंथि। ओडिपस ग्रंथि के कारण लड़का को माता से प्यार होता है और लड़के और इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण लड़की को पिता से प्यार होता है। समझ में आ गया? सिगमंड फ्राइड ने कहा कि हमारे शरीर में बहुत सारे ग्रंथियां होती है, उसमें से दो ग्रंथि है, एक का नाम है ओडिपस और दूसरा का नाम है इलेक्ट्रा। ओडिपस ग्रंथि के कारण लड़का को माता से प्यार होता है, ओडिपस ग्रंथि के कारण लड़का को अपने मम्मी से प्यार होता है और इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण लड़की को पिता से प्यार होता है। एक और उन्होंने वर्ड दिया था निर्सिजिज्म। निर्सिजिज्म में कहता है अपने आप से ज्यादा प्यार करना। निर्सिजिज्म एक उसे कह सकते हैं कि एक कहानी है। निर्सिजिज्म नाम का एक लड़का था जो पहले के जमाने में आईना नहीं हुआ करता था, तो वह एक बार कटोरा में पानी पीने के लिए हाथ में लिया और जब उसे देखा तो उसमें उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत नजर आया। फर्स्ट टाइम उन्होंने अपने फेस को देखा और उसे बहुत ही अच्छा लगा। यह भी एक रोचक कहानी है, इसके बारे में भी पढ़ना चाहिए। निर्सिजिज्म जो अपने आप को सबसे ज्यादा प्यार करने लगता है, ये निर्सिजिज्म ग्रंथि के कारण होता है। एक और ग्रंथि है लिबिडो ग्रंथि। लिबिडो ग्रंथि को सेक्स एनर्जी से जोड़ा है फ्राइड ने। लिबिडो ग्रंथि को किससे जोड़ा है? सेक्स एनर्जी से जोड़ा है फ्राइड ने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थ्योरीज है सिगमंड फ्राइड का, जिसके बारे में हमने चर्चा किया। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। जो भी प्रॉब्लम बची होगी फिर नेक्स्ट क्लास में इस पर हम लोग और क्लास ले लेंगे। अगर समस्या आएगी तो उसका समाधान करना भी चाहिए। तो अगर इसको समझने में, अगर इसको बता पाने में, अगर इसको लिखने में कहीं भी समस्या होगी तो आप निश्चित रूप से बेधड़क कमेंट करेंगे और कमेंट करने के साथ ही उसका समस्या का समाधान हो जाएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के क्लासेज में। तब तक हैप्पी एंजॉय कीजिए।